एकदम जो लोग बिल्कुल कि 60 रुपए पे टाटा मोटर्स उठा के बैठे हुए हैं अभी तक। सुजलॉन उन्होंने सिंगल डिजिट में ही लिया है जब सारी चीजें उसके अगेंस्ट है और आज उस पे पॉसिबल ही नहीं। व्यक्ति था जिसने 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति शेयर बाजार से बनाई है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे। किशन धमानी का मेंटर कौन थे? मन्नू मानी। फिर उन्होंने अपना मेंटर बदले जब उनको लगा कि यार शॉर्ट मार्केट अब अपना निकल। अब आपने सीएफए किया हुआ है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, क्या इस तरह के क्वालिफिकेशंस हेल्प करते हैं पैसे बनाने में और स्टॉक में? जो हाजिर वो वजीर। वजीर वो नहीं बनता जिसको नॉलेज होती है, वजीर वो बनता है जो हाजिर हो। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ। हमारे पॉडकास्ट तो नहीं, हम इसको ज्ञान कास्ट बोलते हैं, ज्ञान की धाराएं बहती है यहाँ पे। एंड संजय जी हमारे साथ, इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधे ना सवालों के साथ शुरू करूँगा। कैसे है संजय जी आप? एकदम बढ़िया अभिषेक जी, हाई ऑन एनर्जी। अरे अमेजिंग। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज हमारे गेस्ट को काफ़ी सारी चीज़ें, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्सेशन, काफ़ी चीज़ों के बारे में सीखने मिलेगा। मेरा पहला स्ट्रेट सवाल है, आपने सीएफए किया हुआ है। जी। हमारी ऑडियंस का बहुत बार ये सवाल आता है दिमाग में कि यार बॉस, सीए करना ज़रूरी है, एमबीए करना ज़रूरी है, सीएफए करना ज़रूरी है क्या? अगर हमको फाइनेंस की फील्ड में प्रोग्रेस करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो लगता है इसका कोई काम नहीं है। अब आपने सीएफए किया हुआ है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, क्या इस तरह के क्वालिफिकेशंस हेल्प करते हैं पैसे बनाने में और स्टॉक मार्केट में? ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक जी। आपको आज हमने फर्स्ट टाइम मैंने लाइव देखा है। पहले तो हम आपको मतलब वी हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर सो वेरी लॉन्ग, गिवन ग्रेट कंटेंट ऑन फाइनेंस। आप बहुत अच्छा फाइनेंस देते हैं, कंटेंट देते हैं। तो शुरुआत मैं आप ही की तरह से करना चाहूंगा। तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। आप कमेंट में गेस कर लो। गेस कर लो। जी। तो उनके यहाँ एक व्यक्ति काम करते थे जब पिताजी थे। तो पिताजी थे तो उनके यहाँ जो व्यक्ति काम करते थे उनका नाम है आनंद जैन। तो आनंद जैन को धीरू भाई ने, चलो मस्ती अलग है, बट धीरू भाई ने अपना तीसरा बेटा माना है और ये आनंद जैन के विकिपीडिया बायो पे लिखा हुआ है। ओके, अगर आप आनंद जैन टाइप करेंगे ओके। तो विकिपीडिया बायो उनका खुलेगा और आनंद जैन जी का लिखा होगा कि ही वॉज अज्यूम्ड एज द थर्ड सन ऑफ धीरू भाई अंबानी। वाओ! तो ये बोला जाता है। तो वो पेशे से इंजीनियर थे जिनका फाइनेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। आज आपका पॉडकास्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख रहे होंगे जो डरते हैं फाइनेंस से। अरे यार मेरे को तो फाइनेंस आता नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूं। मैं जो बैचेस लेता हूं उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स आ जाते हैं, सर आप भी इंजीनियर थे, आपने भी इंजीनियरिंग करी, फाइनेंस कैसे सीखा? तो आनंद जैन जो है विदाउट एनी फाइनेंस डिग्री वॉज हिज सीएफओ, यानी कि रिलायंस के वो लॉन्गेस्ट एवर सीएफओ रहे हैं जब धीरू भाई अंबानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यस। यानी कि मोटा भाई को भी जब पैसा लेना होता था अपने पापा से तो वो नहीं देते थे, आनंद जैन देते थे। तो ये उनका रुतबा था विदाउट हैविंग एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री और विदाउट हैविंग एनी फाइनेंस बैकग्राउंड। दिस मैन बिकेम द सीएफओ ऑफ रिलायंस एंड दिस इज नोटेड। आप तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, सब कुछ सर्चेबल है। और जब वो गए उसके बाद भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट रही। और ये आपको मैं बता दूं, आनंद जैन जो है हर्ष जैन के फादर हैं जिनकी ड्रीम 11 कंपनी है। तो ड्रीम 11 की कंपनी के फाउंडर के फादर हैं मिस्टर आनंद जैन। तो आपके इस केस में आपने देखा कि एक बंदा जिसका फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं था वो भी फाइनेंस एक बड़ी कंपनी का सीएफओ बना, देश की सबसे बड़ी कंपनी का सीएफओ बना। उसके बाद जब वो गए तो उन्होंने एक वेंचर फंड चालू किया, अगेन रिलायंस का वेंचर फंड था जिसके अगेन वो चीफ बने। तो यानी पैसे को लेकर संबंधित जितना काम था उस कंपनी का बहुत समय तक, अभी तो चलो सिस्टम्स बदले, वो भी ओल्ड हो गए तो उनको भी रिटायर करना था, तो उसके तब तक वही सीएफओ थे कंपनी के। तो मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं कि आप अंत में जीवन में क्या करोगे इसका आपकी पढ़ाई से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। एक और मैं आपको इसमें एग्जांपल दूंगा। मुझे याद है मैं आशीष चौहान जी से मिला। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब मिला था वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीएसई थे। In fact, I would also have privilege to meet him for a ग्रेट। brief moment of time. हाँ, Wonderful person. तो मैं उनसे मिला और उनके साथ काफी देर चर्चा चली हमारी। तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी एक कथा बताई कि जब वो रिलायंस के साथ काम करते थे, जब वो क्या कहते हैं फोन वाले डिवीजन के साथ आरकॉम में। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही थी कि बिल ठीक नहीं आ रहे हैं, ये सब नहीं आ रहे हैं। तो उनको बुलाया मोटा भाई ने कि भाई आओ जरा एक बार बैठो मेरे साथ। तो उनका काम कुछ और था और इनको बोला कि आप एक काम करो, ये जो कंपनी में पूरा इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी मैनेज करता है तो इसको क्या कहते हैं? तो उनको भी नहीं पता था क्योंकि उनका काम कुछ और था। वो गए, उन्होंने सर्च किया तो बोलते कि एक वो नाम आया सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो वो गए मोटा भाई के पास, बोलते सर वो ऐसा ऐसा कोई डेजिग्नेशन, बोलते कल से आप सीआईओ।
अब आप मैनेज करो ये सारी भसूड़ी को, वाओ, सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करो. एंड टुडे ही हेड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ही इज अ वाओ, आईआईटी बॉम्बे IIM कैल पास आउट. तो ये एंड ऑफ पता द था पर ये वाला एंगल नहीं पता हाँ, था. तो ये हमको वाओ, उन्होंने खुद बताई थी वो स्टोरी. आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वाओ, टॉकिंग टू हिम ऑन द स्टोरी. माय पॉइंट इज कि आप अंत में क्या करोगे वो आपका एजुकेशन 100% नहीं डिसाइड करता. तीसरा एक और केस सुनाता हूँ. कुंवर सचदेव करके एक व्यक्ति है जो पहले सुकैम करके कंपनी होती थी इन्वर्टर की. अब तो वो डिफंक्ट हो गई, एनसीएलटी चली गई. तो सुकैम के मालिक थे कुंवर सचदेव. तो ही केम टू आवर कॉलेज वंस टू डिलीवर अ लेक्चर और ही वाज अ एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स. ओके, और लोग कहते थे कि यार तू एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, तू ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहां घुस गया? इन्वर्टर इज प्योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. करेक्ट, तो वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो खोला, एक एक पुर्जा समझा, उसको वापस रैप किया, तो एक बार रैप कर दिया तो समझ आ गया मैं बना सकता हूं, मैंने इसकी फैक्ट्री डाल दी. अब एक एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स ने एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जायंट क्रिएट कर दी, सुकैम, जिसको एक बार सचिन तेंदुलकर भी Yes. यू नो वाज द ब्रांड एम्बेसडर. 3 स्टोरी सुनाने का रीजन ये था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि योर एजुकेशन इन लॉन्ग रन विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर करियर ग्रोथ, मनी, एवरीथिंग. ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंट्री है. क्योंकि आप नौकरी करना चाहते हो तो ये एक एंट्री बन जाती है आपके लिए. उसके बाद आपके करियर में बहुत सारे ऐसे शिफ्ट्स एंड टर्न्स आएंगे. आज आप फाइनेंस का कोई एक्स पढ़ रहे हो, पता चला 10 साल बाद वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ और नई चीज आ गई है. तो अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इट इज ओनली 15% स्किल्स, 85% योर एटीट्यूड टुवर्ड्स गेटिंग व्हाट यू वांट टू डू. तो ये मेरा आंसर रहेगा. कोई भी डिग्री, आज मैं इतने स्टॉक एनालिस्ट को जानता हूं जिन्होंने ना सीएफ करी ना सीएफए करी, कुछ भी नहीं किया, स्टिल दे आर डूइंग वेरी वेल. इतनों को जानता हूं ओवर एजुकेट हो चुके हैं, डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है, एनालिसिस पैरालिसिस जिसे हम कहते हैं, कि मैं स्टॉक ही नहीं चूज कर पा रहा हूं, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, कौन सा मॉडल लगाऊं. क्योंकि आपको 20 चीजें आते हैं तो आप सोचते रहते हो 20 में से कौन सी चीज लगा दूं. वर्सेस एक आदमी होता है जिसको एक ही चीज आती है, वो बार बार वही करता है, कभी जीत जाता है कभी हार जाता है, ओवरऑल जीत जाता है. सो आई थिंक इट इज अ गेम ऑफ इट इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल्स, इट इज अ कंप्लीट गेम ऑफ योर एटीट्यूड. आप कैसे चीजों को समझते हो, सीखते हो, जल्दी से सीखते हो, जल्दी गिरते हो, जल्दी उठते हो, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे. ब्यूटिफुली आंसर्ड. जो मुझे अपने दूसरे क्वेश्चन पे लीड कर रहा है, आपने जब रिलायंस की बात करी तो रिलायंस को आज हम सबसे ज्यादा जानते हैं फॉर डेटा, एंड डेटा का मार्केट आजकल काफी बजिंग चल रहा है. मुझे जहां तक याद है 2009 की भी अगर बात करें, अचानक से एवरीबडी 2008-9 पे सब बात कर रहे थे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बजिंग होगी बिकॉज डेटा आएगा एंड इट विल ट्रांसफॉर्म. बट जी. उस समय पे फिर हमने देखा कि अ फ्यू इंसिडेंट्स हैपन जिसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री डिडंट ग्रो टिल ऑलमोस्ट अ हाँ, डिकेड, मोर देन अ yes, डिकेड. yes, 10 साल रगी बिल्कुल. रही. और आज के समय पे हम हमेशा वापस ऐसा एक ट्रेंड देख रहे हैं, डेटा 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 डेटा. मेरा सिंपल सा आपसे एक सवाल है कि ये डेटा का जो मार्केट है इसको थोड़ा सा डिकोड कीजिए, क्योंकि हमारे भी काफी सारे व्यूअर्स ब्लाइंडली शायद बेट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि नेक्स्ट फ्यूचर इज डेटा. तो ये डेटा के मार्केट को थोड़ा सा, डेटा इन द सेंस में ये 5G 4G ये सारे डेटा की बात करो, इसको थोड़ा डिकोड करके बताइए. एंड अगर सटल हिंट्स दे सके कि इसमें विनर कौन हो सकता है आगे जाके, दैट वुड बी विनर. देखिए, पॉइंट डेटा का सिंपल है कि ये वॉर है ना, है ही बड़े लोगों की, ये छोटे लोगों की गेम है ही नहीं. ठीक है, छोटे लोग इसकी एक वेव को राइड कर सकते हैं, पर ये समंदर नहीं बन सकते. समंदर तो वो 2-3 ही प्लेयर है, जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, या इस तरीके से जो Idea कंपनीज बचा होगा, हुआ आइडिया है, हो गया, yeah. तो वो तो बचा ही हुआ है. आपने सही वर्ड सही वर्ड जी, यूज किया है. बिल्कुल. वी आर जस्ट सर्वाइविंग. बिल्कुल. तो वो भी क्योंकि एक भारतीय अच्छे बिजनेसमैन का उस पे अचानक से हाथ चला गया और लोग गेस करेंगे कमेंट्स में. ये मैं सोच के आया था, जो एटलीस्ट 5-6 बार ये जरूर करूंगा. ये लोग गेस करेंगे जी. तो एक अच्छे बिजनेसमैन का हाथ लगा उनके सर पे, तो बच गए थोड़ा सा वो इंडिया में. तो माय पॉइंट इज कि समंदर आप नहीं बन सकते इसमें. यस, आप इसके एक वेव बन सकते हो, एक छोर बन सकते हो, इसमें तैरती हुई एक नौका बन सकते हो, थोड़ा बड़ा जहाज भी बन सकते हो, पर अगर आप समझ लो इसका समंदर बनोगे तो आप नहीं बन सकते. और इस गेम को जीतने के लिए आपको एक्सट्रीमली हाई केपेक्स लगता है, टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है. और ये ना अफीम बेचने की तरह है. देखिए, पहली बार जब अफीम बेची जाती है ना, तो अफीम बेचने के पैसे नहीं लेते जब पहली बार अफीम बिकती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लत लगानी है सामने वाले को. वो गाना है था, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो वैसे लत लगानी पड़ती है. क्योंकि ये अगर आज एक्स एयरटेल है, रिलायंस है, तो किसी को तो अपनी लत लगानी पड़ेगी. और इंडिया में ना, या इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. करेक्ट. अगर आज आप जाते हो दुकान पे, छोटी दुकान पे, आप बोलते हो मेरे को सर्फ एक्सेल खरीदना, आप कभी नहीं बोलते डिटर्जेंट पाउडर खरीदना है. या फिर आप जाते हो तो पहले, मेरे को याद है कीबोर्ड आते थे जब हम म्यूजिक सीखते थे, तो लोग बोलते मेरे को कैशियो चाहिए. अरे कैशियो इज अ ब्रांड, यामाहा है, रोलेक्स है, रोलैंड है, एनसोनिक है, बहुत सारे ब्रांड्स और हैं, बट नहीं जी, मेरे को कैशियो चाहिए.
ठीक है, चाहे वो ले यामाहा ही लेके जाएगा पर उसको कैशियो चाहिए। तो ये जो कमोडिटाइजेशन ऑफ ब्रांड होता है, ये कब होता है? जब हैमरिंग होती है, आप अवेलेबल होते हो, आप बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो, आप अफीम बेचते हो पहले फ्री में, और उसके बाद फिर लोग धीमे धीमे आपको अफीम का पैसा देते हैं। अब पीछे उन्होंने भाव भी बढ़ा दिए, वो तो सब लोगों ने मजाक किया कि शादी को स्पॉन्सर करने के लिए, फंड करने के लिए बढ़ा दिए, बट ठीक है। तो डेटा की जो वॉर है वो एक छोटा व्यक्ति उस स्केल पे नहीं खेल सकता। हाउएवर ही कैन बिल्ड स्मॉल बिजनेसेस ओवर इट। एपीआई इंटीग्रेशंस हो सकते हैं, उसके बाद SaaS के सॉफ्टवेयर बेस्ड आपके बिजनेसेस बन सकते हैं, डेटा सेलिंग के, डेटा एनालिसिस के। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं आजकल डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज दे रहे हैं कि आप हमें डेटा दे दो, हम आपको उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकाल के देंगे। एक होता है कि डेटा पूरा कचरे की तरह पड़ा है आपके पास, उसमें से मीनिंग निकालना, एक्शनेबल्स निकालना, उसकी सर्विसेज आप दे रहे हो। तो डेटा के अराउंड आप मतलब उस साम्राज्य के अराउंड कुछ सर्विसेज बना सकते हो, पर वो साम्राज्य सिर्फ 2-3 लोग ही ओन करने वाले हैं, और कभी भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मोनोपोली आ पाएगी। इसमें डुओपोली चलती रहेगी। यही दो बड़े प्लेयर्स हैं जो 90-80% मार्केट शेयर पकड़ के बैठे रहेंगे, और हर व्यक्ति का, आज मेरे पास भी एक एयरटेल भी है, एक जियो भी है, और एक दोनों रहते ही हैं। मतलब वो एक एज अ पार्ट ऑफ कंपल्शन हो गया, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में एयरटेल अच्छा चलेगा, कुछ पॉकेट्स में जियो अच्छा चलेगा, तो हम वो पकड़ के चलते हैं। तो मोटा मोटी काफी कंज्यूमर का इंटरसेक्शन भी है दोनों ब्रांड्स का। तो आई थिंक डेटा इज द फ्यूचर, विल बी द फ्यूचर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। टुडे पीपल आर नॉट स्पेंडिंग इतना टाइम विद देयर फैमिली जितना टाइम वो डेटा के साथ स्पेंड कर रहे हैं। 8-8, 9-9 घंटे का उनका एवरेज व्यू टाइम्स आ रहे हैं। लोनलीनेस बहुत बढ़ गया है, बिकॉज कुछ इसके स्टार्ट्स है कितना कंजम्पशन हो रहा है या क्या? इफ तो जैसे रिलायंस के मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने उसका एक वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे, कि वो लोग के हिसाब से उनके प्लेटफॉर्म पे 48 करोड़ यूजर्स हैं जो एवरेज महीने का 28 जीबी कंज्यूम करते हैं। महीने का 28 जीबी एवरेज? यस, एवरेज है। तो सोचो कोई कितना कर रहा होगा, कोई कितना कर रहा होगा, किसके पास तो पैकेजेस ही मुश्किल से 1 जीबी डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। यस। तो 28 जीबी का डेटा पर मंथ पर पर्सन, तो आप इसको 48 करोड़ से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आई डोंट नो कितना होगा। और यही 28 जीबी अभिषेक भाई, कि अगर आपको 10-15 साल पहले कंज्यूम करना होता ना, तो आपका बिल आता 2800 रुपए। करेक्ट। और वो आज उनका आरपू है 180 रुपए। यानी रिलायंस 48 करोड़ लोगों से 180 रुपए महीना कमाता है। आप अगर एक दिन की चाय पी लो ना, वो 7 रुपए की होती है, और अगर हर रोज एक चाय पियो तो 210 रुपए की होती है। तो यानी कि रिलायंस आपको चाय की सब्सक्रिप्शन से सस्ता आपको अपनी सब्सक्रिप्शन देता है, जिसमें वो आपको डेटा दे रहा है, वॉइस दे रहा है, फ्री वॉइस दे रहा है, मैसेजेस दे रहा है, और सब कुछ दे रहा है सिर्फ 180 रुपए लेके। और लोग गाली देते हैं कि यार इनको फेवर हुआ, ये हुआ, वो। मैं तो कहता हूं भाई, बिजनेसमैन को फेवर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिजनेसमैन को फेवर नहीं होगा तो वो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगा? 4 लाख लोग लेके बैठा हुआ है वो, तो वो कैसे जनरेट करेगा? आपको मेरे को अच्छे सस्ते में डेटा दे रहा है। आपकी मेरी पॉडकास्ट किस पे चलने वाली है? यूट्यूब किस पे चल रहा है? उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। बिल्कुल। 48 करोड़ लोग तो उसी प्लेटफॉर्म से देख रहे होंगे। तो हमें ये देखना है कि बिजनेसमैन हमें कितना हेल्प कर रहा है, देश के नागरिक को कितना हेल्प कर रहा है। तो डेटा, कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, डेटा जो है वो फ्यूचर रहेगा। डेटा के मेन बिजनेस में डुओपोली रहेगी, पर डेटा के ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिससे छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे बिजनेसेस बन जाएंगे। वाओ। जब आपने रिलायंस की बात करी तो उसी समय पे कुछ और लोग थे जो काफी प्रोमिनेंस पे आए थे। एक शख्स है जिनकी कहानी हम अक्सर सुनते हैं। एक व्यक्ति था जिसने 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति शेयर बाजार से बनाई है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे। लोग छोड़िए, इसमें क्या राकेश झुनझुनवाला। हाँ, राकेश झुनझुनवाला। बट उन्होंने, राकेश झुनझुनवाला जी ने 40,000 करोड़ रुपए बनाए थे। अब आज के समय पे लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि यार वो समय अलग था, उधर सिस्टम अलग थे, बदला सिस्टम था, बहुत सारी लेवरेज ज्यादा मिलता था, काफी सारी चीजें अलग थी, टैक्सेशन अलग था, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है आज के समय पे अगर किसी को नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला जी बनना है या फिर इंडिया का नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनना है, उन्हें कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि दे कैन इंश्योर कि वो अगला सबसे बड़े स्टॉक मार्केट के प्लेयर? बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर, अगर आप में से कोई इसी को रिलेट कर रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताना कौन नेक्स्ट बनना चाहता है। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर काफी लोग जो ये देख रहे हैं वो बनना चाहते हैं कि भाई हम नेक्स्ट बने। आप बताइए, आपको क्या लगता है, व्हाट कुड बी अ ब्लूप्रिंट फॉर दीज पीपल जिनको ये बनना है? देखो, एक्सपेक्टेड आंसर होगा आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, या फिर आप CFA करो, या आप पहले बहुत मेहनत ना। पहले आप अपनी संगत बदलो, अपना कमरा बदलो। आप उस कमरे में अगर नहीं हो जहां पे वैसे लोग हैं, तो आप वो बन ही नहीं सकते। अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मैं ऋतिक रोशन नहीं बन सकता। ऋतिक रोशन घर पे ऋतिक रोशन नहीं बना है। वो जिम जाता है 4-4 घंटे, वो संगत बदलता है, वो रूम बदलता है, फिर उस रूम में जाके अपना एफर्ट डालता है। हमारे ना, मैं शास्त्रीय संगीत सीखता था, तो उसमें एक बड़ा प्यारा भजन था, गुरु बिना कैसे गुण आवे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, गुनी जन में बेगुनी कहावे। तो ये 3 लाइन का मतलब है कि जब तक आपके पास राइट मेंटोर नहीं है,
तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी का भी केस ले लो, राधा किशन दमानी का मेंटर कौन थे? मन्नू मानिक थे। फिर उन्होंने अपना मेंटर बदले जब उनको लगा कि यार शॉर्ट मार्केट अब अपना निकल। फिर चंद्रकांत जी, संपत जी को उन्होंने अपना मेंटर बना। तो अगर इतना बड़ा आदमी भी मेंटर पहले चुनता है तो आप शरणार्थी बने बिना, मतलब किसी के, आप नहीं सीख सकते, क्योंकि ये गेम आपको इंटरनेट पे, गूगल पे नहीं सीखने मिलेगी। ये गेम आप खेल ही बहुत कम लोग रहे हैं देश में। ये क्लब है भाई, ये कोई क्लास नहीं है, एक्सट्रीम एलीट क्लब है। आपको अगर मधु केला का एक्सेस चाहिए, आपको अगर विजय केडिया जी का एक्सेस, आपको कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा उधर। मुझे आज भी याद है, मैं एक स्टोरी सुन रहा था अनिल अग्रवाल जी की, कि सिर्फ धीरू भाई अंबानी से मिलने के लिए वो जाके ओबरॉय में बैठ जाते थे, क्योंकि वहां पे वो आके चाय पीते थे और उनको बिहारी में जोक सुनाते थे कि जोक सुन लो, जोक सुन लो। एक दिन उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कुछ फंडिंग चाहिए थी, तो मैंने सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन को इनवाइट किया एक इवेंट के लिए, वो नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने बोल दिया कि वहां तो धीरू भाई भी आ रहे हैं। फिर धीरू भाई को जाके हाथ जोड़े कि सर मैंने ऐसे कमिट कर दिया, आप प्लीज आ जाना। वो आ गए। भाई मेरे ना एक लाइन बोलूंगा, और ये लाइन जिसने समझ ली वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। जो हाजिर वो वजीर। वजीर वो नहीं बनता जिसको नॉलेज होती है, वजीर वो बनता है जो हाजिर होता है। तो आपका इंटेलिजेंट होना, इंटेलेक्चुअल होना कोई मायने नहीं रखता जब तक आप उस संगति में नहीं हो, आपके पास गुरु नहीं है, आपने राइट तरीके से उस ट्रेड को वहां सीखा नहीं है। मुझे बताओ, जो चीजें राधा किशन, आप तो इतना जानते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, जो चीजें राधा किशन दमानी ने एग्जीक्यूट करी, क्या वो पहले से जानता था? वो तो मन्नू मानिक के साथ एसोसिएशन में जाना। अच्छा, वो एसोसिएशन में उनको राकेश झुनझुनवाला जी भी मिल गए, और भी लोग मिल गए। राकेश जी ने अपना मेंटर बनाया राधा किशन, फिर उन्होंने उनको मेंटर बना लिया। तो आप सोचो ना, ये तो एक ट्रेल चेन है ना। और आज अगर आप देखो वेल्थ के केस में, तो सबसे ज्यादा पैसे राधा किशन दमानी जी के पास, सेकंड मोस्ट थे राकेश जी के पास। तो आपको पहले अपना गुरु बनाना है, अपनी संगति चेंज करनी है, अपने आप को नीचा समझना है, आपको स्टूडेंट समझना है, अपने आप को भगवान नहीं समझना है। ये सारी स्किल्स जो है ना, कि बुक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, तो चौपड़ा है यार, ये तो मैथ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रोथ इन सेल्स, ग्रोथ इन पैट, ये सबसे मार्केट नहीं चलती है। मार्केट इन लोगों के क्लब से चलती है। तो ये मेरा लगता है सबसे पहला स्टेपिंग पॉइंट आपका है एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएशन का, कि आप अपना कमरा बदलो। उस कमरे में जाओ जहां पे उतने समझदार, उतने लर्नेड लोग बैठे हैं, ताकि कुछ भी उनकी बातों में से ज्ञान, एक बात भी आ गई तो लाइफ चेंजिंग हो सकती है, लाइफ चेंज हो जाती है। भाई ये संगति का मैं आपको मेरा पर्सनल फीलिंग बताता हूँ। मतलब देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं कोई बहुत बड़े स्तर पे हूँ, पर अभी क्या हुआ, पीछे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी एक एसएमई लिस्टेड कंपनी, अच्छी खासी मार्केट कैप है। पहले जितनी मार्केट कैप पे लिस्ट किया था उससे 15-20 गुना हो गए 2 साल के अंदर। तो बड़े देसी अच्छे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि संजय जी आप एक बार चलो, मेरे को ना बॉम्बे जाना है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं अब मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट यू टू बी देयर। थोड़ा वो देसी हैं, थोड़ा था उनको, और प्रेम भी था। तो मैं गया जी उनके साथ, और आज तक हमने इस लेवल पे सोचा, मैं किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर से मिला नहीं जिंदगी में। अब वहाँ पे ना दिन भर का प्लान बना हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। 9 से 10 HDFC, 10 से 11 बंधन, 11 से 12 ICICI, 12 से 1 कुछ प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स, 1 से 2 लंच, 2 के बाद ये। और मैं उस कमरे में जब बैठा, सिर्फ बैठा एज एन ऑब्जर्वर बैठा हुआ था, मेरे को कुछ करना नहीं था, सिर्फ समझना था कि कहाँ वो उनको इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ वो अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फाइनेंस का नॉलेज है, उनको धंधे का नॉलेज है। तो जी मैंने पूरा सुना अभिषेक भाई। उसके बाद मेरे को लगा कि यार एक व्यक्ति अगर इंडिया में, वो देसी आदमी है, गांव से बिलोंग करते हैं, 10-15 साल लग जाए ना, 10-15 साल, तो वो आराम से एक 5,000 करोड़ की कंपनी अब तो बहुत आसानी से बना सकता है। अब 15 साल भी नहीं लगना पड़ेगा, हो सकता है 6-7 साल में वो काम हो जाए। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपना कमरा बदल दिया। मेरा कमरा बदल गया, और जैसे ही वो कमरा बदला, मैंने फंड मैनेजर्स को, वहाँ वो आके बंधन वाला बैठा है, बोलते हैं अच्छा सर मैं ना 1.25 लाख करोड़ मैनेज करता हूँ। 1.25 लाख करोड़, ये कैसा नंबर होता है? मतलब आप ना अचानक से फिर आप ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख आपके लिए मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आपने अपना कमरा बदल लिया। तो ये मेरा पर्सनल एहसास किया हुआ, महसूस किया हुआ एंड इसी से रिलेटेड हमारे एंशिएंट बुक्स, इनफैक्ट हिस्टोरिकल बुक्स में एक रेफरेंस है स्वामी विवेकानंद जी का। ही गोज टू अ कंट्री, एक कंट्री जाते हैं, वहाँ पे बहुत पॉवर्टी है। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो हर कोई बोलता है कि अब तो हम रहने लायक नहीं बचे, अब हम ये छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा वैसा करके। सो स्वामी जी का वर्ल्ड टूर चलता रहता है उस समय पे। विवेकानंद जी बोलते हैं मैं अगला मेरा जो सेशन है, मैं स्पीच देने वाला हूँ, अमेरिका में देने वाला हूँ, इधर के जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है मेरे साथ चलो। बिजनेसमैन बोले वेल क्या ही करेंगे जाके, इधर बिजनेस तो हो नहीं रहा, चलो ठीक है चल लेते हैं। वो उनके साथ जाते हैं, 2-3 महीने रहते हैं स्वामी जी के साथ, अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद वो वापस कंट्री में आते हैं, कंट्री फ्लरिश होने लग जाती है, बिजनेसेस फ्लरिश होते हैं। रीज़न ये रहता है क्योंकि उन्होंने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। जब अमेरिका गए तो अमेरिकन ड्रीम जो चलता था वो देखा, दे गॉट इंस्पायर्ड कि अच्छा दुनिया इससे भी अलग है। वो उस तरह के लोगों से मिले, टुक आइडियाज, टुक इंस्पिरेशन, केम विद पॉजिटिविटी, इधर आए और वापस फ्लरिशमेंट। जस्ट इमेजिन, सिर्फ कमरा बदला, एग्जैक्ट।
तो मैं तो इसको ये कहता हूं, कमरा बदला अप्रोच रखो। जिस कमरे में आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, उस कमरे को छोड़ दो, बाहर निकलो, भाग जाओ, उस एसोसिएशन को छोड़ दो, दोस्ती यारी रखो सबके साथ जो जिनके साथ बचपन से है। पर देखिए, आपके ना सारे दोस्त आपके एस्पिरेशंस को मैच नहीं कर पाएंगे, एंड इट इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो कि आप अपने एस्पिरेशंस को एम कर रहे हो। वाह, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के टाइम पे, स्पेसिफिकली इंटरनेट एज और सोशल मीडिया में तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत सिलेक्टिव हो विद रिस्पेक्ट टू किस तरह की संगत, किस तरह के कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि आप पता लगा, आपको लग रहा है कि यार देखो ये सब हंसी मजाक चल रहा है, हम उसी में लगे पड़े हुए हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपना एनवायरनमेंट बदलो, एज ही मेंशन्ड, एंड सारी चीज़ें बदलेंगी। मतलब ये काफ़ी अलग तरीके से आपने आंसर किया। यूजुअली सब वही कन्वेंशनल आंसर देते हैं, बट ये काफ़ी जगह पे हमने सुना भी है, एंड दिस इज व्हाट आई ऑल्सो बिलीव कि आप उन 5 लोगों के एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आपको उठना बैठना होता है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन। जब मैं ऐसे लोगों के साथ रहता था जो दिन भर दूसरों की बुराई कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, तो हम भी वैसे ही हो रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम उनके साथ बैठने लग गए, जो एस्पिरेशंस की बातें करते हैं, जिनने लाइफ में कुछ उखाड़ा है एक्चुअल में, उनके साथ रहते हैं, तो समझ में आता है इनको कोई लेना देना नहीं है। दे हैव अ डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो उस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन बड़े लोगों की हम जब बात कर ही रहे हैं, तो एक बहुत चीज़ होती है जिससे आम जनता बड़ी परेशान होती है, और बड़े लोग कभी दर्शाते नहीं है, तो हमें नहीं पता। वो होता है टैक्स सिस्टम। और टैक्स सिस्टम को लेके इतना हंगामा हुआ, जैसे हाल फिलहाल में जब बजट के बाद भी काफी सारे लोगों ने कहा कि अरे यार हमारा टैक्स सिस्टम क्या बन रहा है। उसके बाद अगर हम सिक्योरिटीज मार्केट की भी बात करें, तो आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि यहाँ पर भी एसटीटी बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। वो सारी चीजों को सेकंड पार्ट में लेंगे, लेकिन पहले मेरे को ये समझना है आपके थ्रू, क्या टैक्स सिस्टम हमारे देश में जस्टिफाइड है? येस और नो? इफ येस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट? और किस प्रकार से, एक एड ऑन क्वेश्चन है ताकि आप फ्लो में इसका जवाब दे सके, किस प्रकार से आम नागरिक अपनी इस पूरी तरीके की प्लानिंग कर सकता है जिससे वो निकल सके? देखिए, मेरा ना टैक्स को लेके बहुत काउंटर इंट्यूटिव व्यू है, हो सकता है बहुत गालियां पड़ेंगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक परिवार है, उस परिवार की आमदनी साल की 3,20,000 रुपए, उस परिवार के खर्चे 4,80,000 रुपए। उस परिवार में 10 बच्चे हैं, एक कमा रहा है, 9 नहीं कमा रहे, 9 को भी पेट भरना है। अब माँ जो है बैठ के खाना बना रही है, तो वो ज्यादा आमदनी की अपेक्षा किस बच्चे से करेगी? वो एक बच्चे से करेगी। यही इंडिया का हाल है। अब इसके राइट नंबर्स आपको दे देता हूँ। इंडिया का रेवेन्यू साल का है 32 लाख करोड़, जो टैक्स कलेक्शन से यहाँ सबसे अलग अलग सोर्सेज से आता है। खर्चा 48 लाख करोड़। उस 48 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ ब्याज है, जो पिछले सालों के इतने सालों का डेफिसिट चल रहा है, जिसमें कुछ तो चलो वो शेयर्स बेच के या देश के असेट्स बेच के कुछ निकाल लेते हैं, बट जो उसके बावजूद भी पूर्ति नहीं होती, उसका उधार लेना पड़ता है। IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, ब्याज तो देना ना भाई, बिना ब्याज के कौन उधार देता है? तो 10 लाख करोड़ का साल का सिर्फ ब्याज है हमारे 48 लाख करोड़ के कॉम्पोनेंट में। और उसके बाद हम देखते हैं कि 10 बच्चे हैं देश के, उसमें से अभी आपको पता है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जा रहा है। जाना चाहिए, वो होना भी चाहिए उनको। किसी का पेट, जो हमारे देशवासी हैं भाई, मेरे भाई बहन हैं, तो उनका पेट भी पलना चाहिए। पर बोझ किस पे आएगा? मेरे पे ही आएगा, क्योंकि मैं कमा रहा हूं। अब मेरे को भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कमाऊ पूत बनूं, या उनकी तरह बैठ जाऊं जाके और मेरे लिए सरकार जो है वो 80 करोड़ में मेरा भी नंबर जुड़ जाए? तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि आने वाले बहुत समय तक जीरो रिलैक्सेशन होगी इंडियन टैक्स पेयर्स को, जीरो। किसी को कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए टैक्स में। और मैं गलत सही नहीं कह रहा, मैं बीजेपी का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं तो सीधा सिर्फ मैथ्स दे रहा हूं कि वो स्कोप ही नहीं है ना भाई। हाँ, अगर वो पॉपुलिस्ट होना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, तो फिर वो इकोनॉमी की कमर तोड़ देंगे, और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में हमें ही आएगा, उनको नहीं आएगा। जो आज मुफ्त अनाज खा रहे हैं, ये हमें ही आएगा, क्योंकि मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, मार्केट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाएगा कि यार ये गवर्नमेंट तो, वेनेजुएला में क्या हुआ, यही तो हुआ, सोशलिज्म तो फैला। सोशलिज्म से देश नहीं चलता है, कैपिटलिस्ट होना पड़ता है। आज यूएस क्या बात कर रहा है? यूएस का डेट है 34 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, उनकी इकोनॉमी का 2 गुना। और इंडिया का डेट है हमारी इकोनॉमी का 50-60%। तो हम तो वैसे देखा जाए तो उनसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है। करेक्ट। तो अभी हमारे देश को बहुत जरूरत है टैक्स कलेक्शन की, टैक्स नेट बढ़ाने की। जब तक ये नंबर 50 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ नहीं हो जाता, तब तक हमारे को कोई रिलैक्स, रेवेन्यू का नंबर कह रहा हूं, कॉस्ट का, अगर जब तक ये 55 लाख करोड़ नहीं हो जाता, तब तक हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और हम कमाऊ पूत हैं हमारे घर के, भगवान ने हमें ये क्षमता दी है, भगवान ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया है कि हमें कमाऊ पूत बनाया, हम अच्छा कमा सकते हैं, तो जो टैक्स हमारा बनता है हम देंगे। जितना लॉजिकली और लीगली बचा सकते हैं उसको बचाएंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे, वो हमारा अधिकार है, उतनी सरकार भी अधिकार दे रही है। बस उसके अलावा जो मेरा बनता है वो मेरे को देना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो देखिए, ये एक आपका व्यू हो गया। ठीक है। अब
बीच में बड़े मीम्स आते हैं कि भाई देश में टैक्स ही 3 करोड़ लोग देते हैं, पर जैसे ही टैक्स का अनाउंसमेंट होता है कि टैक्स में कोई कटौती नहीं हुई, बचत नहीं हुई, तो 30 करोड़ लोग ट्वीट कर देते हैं। तो यही हालत है। अब मैं आता हूँ सिक्योरिटीज मार्केट पे, ठीक है। यानी सिक्योरिटीज मार्केट में सब लोग बहुत रोते हैं, और हम दोनों को तो लोग ज़्यादा कर, और खासकर आपको तो उसी के लिए देखते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट पे क्या व्यू होगा। देखिए, सिक्योरिटीज मार्केट पे भी हो हल्ला करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल कुल मिला के 30 लाख लोगों ने कैपिटल गेन बनाया है लॉन्ग टर्म। 30 लाख लोगों ने। उस 30 लाख में से मुश्किल से 3 लाख लोग एलिजिबल हुए टैक्स भरने के लिए, जिनका 1 लाख से ऊपर का गेन है। ओ, मतलब किसी ने 70,000 बनाए, 60,000 बनाए, 40,000, उनको तो देना नहीं है। 1 लाख तक अपना एग्जम्पशन है। 1 लाख तक एग्जाम्पशन है, जो अब सवा हो जाएगा। हाँ, अब सवा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वहां 12.5 कर दिया। तो वो 30 लाख में से 3 लाख लोग तो एक्चुअली टैक्स देने वाले हैं। तो आप 30 करोड़ लोग क्यों रो रहे हो? पहले गेन तो बनाओ मेरे भाई। तो बहुत सिंपल है यार। ये क्या है कि ये न्यूज़ जो है ना, इसको हाई हाई करने में, छाती पीटने में लोगों को बहुत मजा आता है, और इसीलिए वो गरीब मानसिकता के लोग रह जाते हैं। ये गरीब मानसिकता। आप क्यों टैक्सेस पे फोकस कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन मल्टीप्लाइंग योर इनकम? देखिए, हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन करते हैं। कॉल ऑप्शन क्या होता है? अनलिमिटेड गेन। करेक्ट। पुट ऑप्शन में लिमिटेड होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जीरो जा सकता है ना। निर्मला सीतारमण जी आपका टैक्स जीरो से कम तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी 1 लाख की कमाई है तो ज्यादा से ज्यादा वो जीरो कर देंगे टैक्स। आप 10,000 टैक्स दे रहे थे, आप जीरो टैक्स दोगे, आपके तो 10,000 बचेंगे। आप फोकस करो ना 1 लाख को 2 लाख करने में, 2 लाख को 5 लाख करने में, 5 लाख को 10 लाख करने में। वहां फोकस डालो ना, इनकम बढ़ाओ यार, और छाती ठोक के बोलो मैंने देश को टैक्स दिया करोड़ों में। मैं तो ये चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मैं ये रो बात को रोऊं कि यार मेरा टैक्स बच गया, मेरा हाई हाई टैक्स बढ़ा। मैं, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। शी इज रनिंग द कंट्री। वो नहीं होंगी तो कोई और होंगी, कोई और नहीं होगा तो कोई और होगा, टैक्स तो बढ़ेगा। मैंने आपको बता दिया, टैक्स घट ही नहीं सकता इस देश में, पॉसिबल ही नहीं है, लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स। तो मेरा फोकस ये होगा कि ये सिक्योरिटीज मार्केट होगी, कोई भी मार्केट होगी, टैक्स देने वाले लोग ही बहुत कम हैं। तो आप सब क्यों रो रहे हो? पहले प्रॉफिट बना के तो दिखाओ इस मार्केट में। आप भी जानते हो प्रॉफिट बनाना इस मार्केट में कितना डिफिकल्ट है। लॉन्ग टर्म लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत कुछ लगता है। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इसमें मत फोकस करो। आप अपना एक ही फोकस करो, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं। आज आपके पास इनकम बढ़ाने के बहुत स्रोत हैं। आप इंटरनेट सेलिंग कर सकते हो। सो वेट अ सेकंड, मैं इधर ही पहले यही पूछ लेता हूँ, बिकॉज आप कह रहे हैं कि आजकल एक और ट्रेंड चलता है, बिकॉज आपने इनकम बनाने की बात कही है, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाओ, और उसमें भी एक शब्द आता है पैसिव इनकम, कि आपको पैसिव इनकम आपके पास होने चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा, बिकॉज आप बता ही रहे थे, तो थोड़ा एलैबोरेटेड वे में बता दीजिए कि मल्टीपल इनकम आज के समय पे जो हमारे व्यूअर्स है वो कैसे बना सकते हैं, और ये पैसिव इनकम का क्या पूरा सीन है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। देखिए, पैसिव इनकम ना अभिषेक भाई 2 तरीके की होती है। एक स्किल बेस्ड होती है, एक फाइनेंस बेस्ड होती है। फाइनेंस बेस्ड का रॉ मटेरियल होता है पैसा, यानी कि आपके पास पैसा होगा तो आप पैसिव इनकम पैसे से बना सकते हो। अगर आपको आज एफडी में पैसा रखना है, एफडी भी पैसिव है एक तरीके से, वर्स्ट केस पैसिव मैं बता रहा हूं। तो आप अगर 1 करोड़ की एफडी करोगे तो आप 6-7 लाख साल का कमाओगे। आप 10 लाख की करोगे तो 60,000 कमाओगे। यानी जितना रॉ मटेरियल ज्यादा पटकोगे उतना ही ज्यादा वहां से आउटपुट निकल के आएगा आपको। वो जितना आलू डालोगे उतना ही सोना निकलेगा वाला हिसाब है इसमें। तो फाइनेंस बेस्ड पैसिव इनकम आपकी लाइफ की शुरुआत में नहीं बन सकती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। या बनेगी तो बहुत छोटी बनेगी, महीने के 200-500 रुपए ऐसे बन जाएगी। पर आप स्किल बेस्ड पैसिव इनकम बना सकते हो। आज आपके पास कोई नॉलेज है, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। आज हम लोग यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। आपने भी जर्नी अभी बहुत टाइम पहले नहीं चालू की, थोड़े टाइम पहले चालू करी, 2-3 साल ही हुए होंगे। मैंने भी 1 साल पहले चालू करी है। तो हम अपने स्किल्स के माध्यम से पैसिव इनकम बना सकते हैं। हमारी कोई वीडियो लिस्टेड हो गई यूट्यूब पे, उस पर थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बार बार आता रहता है। कोई हमने कोर्स बना दिया, अपनी नॉलेज को शेयर कर लिया, उससे हम कर सकते हैं। कहीं हम जाके स्पीच दे देते हैं तो वहां से हम कर सकते हैं। तो गलत नहीं है ना भाई, मैं तो बना रहा हूँ पैसिव इनकम इस तरीके से। आप मेरे को गाली दे दो कमेंट बॉक्स में, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? एंड ऑफ द डे एंगेजमेंट मिल रही है उसमें। कमाना हमको ये कमाना हमको। तो आप मेरे को गाली दोगे, आपका नुकसान है, आपका टाइम वेस्ट, आपका टाइम जा रहा है, हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं। तो इसको बुरा मत मानिए। देखिए, वी आर नॉट हियर टू, मतलब ऐसा आपको डिमीन नहीं कर रहे, बट मैं ये कह रहा हूं कि उठो, निकलो और कुछ करो, एक्शन लो। जो चीज आप कर सकते हो वो करो। जो मोहताजी पे मत रहो। गवर्नमेंट ने हाई हाई ये कर दिया, जॉब्स नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। यहां मैं देख रहा हूं 16-16, 18-18 साल के बच्चे 20-20 करोड़ की कंपनी बना के बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिधर हम बैठे हैं वहां भी एक ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर है जो बहुत अच्छे काम कर। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज आपको उनकी संगति में जाना है, उनके कमरे में जाना चाहिए, उनके पास हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, सर मेरे को आपके साथ इंटर्नशिप करनी है, 3 महीने फ्री करूंगा, यहीं जमीन पे सोऊंगा, पर सीखूंगा आपसे। पर ये करने उनको 5,000 दे दो इंटर्नशिप के, 10,000 दे, ऐसे सब बात करेंगे। तो पैसिव इनकम जो है, पैसिव इनकम आपकी 2 तरीकों से आती है, फाइनेंस से आती है, पैसों से आती है, जो आप यंग एज में नहीं कर पाओगे, बिकॉज हो सकता है आपके पास पैसे नहीं हो। बट अगर आपके पास कोई स्किल है उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। एडिटिंग है, मेरा एडिटर 12वीं में पढ़ रहा है, ही स्टडीइंग इन 12th स्टैंडर्ड।
एंड ही इज मेकिंग 18-19,000. अच्छा, उसमें भी मैंने क्या किया अभिषेक भाई, मैंने उसको बोला कि तेरी तनख्वाह कितनी रखनी है, उसने बोला सर 19,000 रखो. मतलब डन. मैंने बोला 18 फिक्स्ड, 1,000 रुपए का कोर्स, तो अगर कोर्स लेगा तो मैं रीइंबर्स कर दूंगा. ठीक है, तो अब वो कहता है मेरे को 3,000 का कोर्स लेना. मतलब ठीक है, 3 महीने का 1,000 जोड़ ले, तीसरे महीने तू कोर्स खरीद लेना, मैं तेरे पैसे दे दूंगा. तो मैंने भी फोकस क्या किया कि उसको ग्रो करने दो. कल को वो 18 पे क्यों रहे यार, कहीं और चला जाए, जाके 50,000 कमाए, 60,000 कमाए, मैं कहीं और वो ले लूंगा 12th उसको. क्लास में पढ़ रहा और 12th में पढ़ रहा है, खत्म नहीं की अभी, अभी ही स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड. और एक लड़का है मेरे पास जो मेरा एसएमएम मैनेज करता है, वो भी 21 साल का ही है. वो उसने मेरा कोई वीडियो देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने मुझे रीच आउट किया कि सर हाउ कैन आई टेक यू टू 1 मिलियन ऑन बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. अब ऑब्वियसली मेरे को कोई ऐसा लिखेगा, मैं तो पहली फुर्सत बोला तो आजा भाई. तो आप भी तो अप्रोच कर सकते हो ना यार, आप भी तो बोल सकते हो मैं आपके लिए वैल्यू क्रिएट करूंगा. तो पॉइंट ये है, पैसिव इनकम बनाने के लिए पहले स्किल बिल्ड करो. आज इतनी स्किल्स हैं जो आप मार्केट में बिल्ड करके उसको मोनेटाइज कर सकते हो, जो पिछले 20 साल पहले नहीं थी. 20 साल पहले आप और मैं इंजीनियरिंग कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे, और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास. तो हम लोग के पास तब तो नहीं था, आज आपके पास है यार, तो करो ना उसको. जैसे ही करोगे आपके धीरे धीरे इनकम बनने लग जाएगी. मेरा बेटे ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली अभिषेक भाई, वो 10 साल का हुआ, और एक किताब की हम बात कर रहे थे जिसपे आपने एक चर्चा भी करनी है, तो मैंने उसको गिफ्ट करी जब 10 अच्छा, आप साल का समझ हुआ. गए कौन सी किताब? हाँ, यस. तो क्या कहते हैं उसको, मैंने बोला तो उसने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बोली. बोलते डैड यू पे टू माई स्कूल एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक, दे डोंट टीच मी हाउ टू मेक मनी, एंड आई डोंट पे टू यूट्यूब बट दे टीच मी हाउ टू मेक मनी. ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है कि भाई मेरे को स्कूल में आप इतना पैसा दे रहे हो, 5 लाख रुपए उसकी साल की फीस है, पर आप जो है, मैं उसको वो उधर उसको पैसा बनाना नहीं सिखा रहे. यहाँ पे वो यूट्यूब देखता पैसा बनाना सीख रहा है कि भाई कैसे मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ अपनी स्किल को. तो यार यूट्यूब में आपको अलग दिखेगा, उसको अलग दिखेगा, आप भी देख सकते, पर आप अगर वो कच्चा बादाम देखना चाहते हो तो फिर कच्चा बादाम देखते रहो, कोई प्रॉब्लम. इस पे कुणाल शाह ने भी तो एक बार स्टेटमेंट दिया था कि भाई स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स फ्री में लिस्टेड हैं यूट्यूब पे, पर आप जाके देखो उधर व्यूज कितने हैं, और वहीं पे काचा बादाम के जाके आप व्यूज देखो और आपको समझ में आएगा कि लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पर जा रहा है. इट इज लेट बट ठीक है, धीरे धीरे हमारे इधर ट्रांजेक्शन आ रहा है कि पीपल आर कंज्यूमिंग गुड पॉडकास्ट और ये सारी चीजें. बट स्टिल अगर रिलेटिवली हम करें, कॉपी करने की कोशिश करें, तो हमको ये पता लगेगा कि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मम्मी घर पे हल्दी खत्म हो गई, मेरा कुत्ता घुमाने ले जा रहा हूँ वाले वीडियोस एज कम्पेयर टू दीज थिंग्स. तो वो बिल्कुल आपने बहुत सॉलिड चीज करी है, एंड रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग कि आपने अपने बेटे को वो गिफ्ट करी है. एंड बाय द वो किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी. सो नाउ कमिंग टू दैट, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी के जो राइटर है मॉर्गन हाउसल, तो मैं उनके न्यूज़लेटर्स रेगुलरली जब भी मेरे को समय मिलता पढ़ता हूँ, बिकॉज दे आर वेरी इंसाइटफुल. अगर आप उन पे पढ़ते हैं, बहुत ही कम मैं न्यूज़लेटर्स कंज्यूम करता हूँ. वन इज दोज, बिकॉज न्यूज़लेटर जल्दी भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली हुक हो जाते हैं. बिल्कुल. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो मॉर्गन हाउसल के जो कंसेप्ट्स हैं, जब ये किताब लिखी गई थी, ये थोड़े वेस्टर्न आउटलुक को देके रखी गई थी. जैसे वो लैम्बोर्गिनी वाली एग्जाम्पल है कि वो वाली चीज़ हो गई, बिल गेट्स का एक एग्जाम्पल है, वॉरेन बफेट सर का एक एग्जाम्पल है. मतलब मेरे को तो काफ़ी समय हो गया जब मैंने लास्ट पढ़ी थी, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, बादाम खाता हूँ मैं. तो ये कच्चा या पक्का? अब वो लोग गेस करेंगे. तो मेरा ये आपसे सवाल है, मॉर्गन हाउसल को लेट्स डिकोड हिम. इंडियन माइंडसेट क्या क्या सीख सकता है फ्रॉम मॉर्गन हाउसल? आपने क्योंकि मेरे हिसाब से इस पे स्टडी भी करी है, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए. इसको ना मैं 3-4 पार्ट्स में बांटता हूँ. बहुत प्यारा क्वेश्चन, एंड आई थिंक आई विल नॉट बी वेरी रॉन्ग इन सेइंग कि मॉर्गन हाउसल फ्रॉम एन एकेडमिक स्टैंड पॉइंट इज द न्यू वॉरेन बुफे. शायद उनके पास उतनी वेल्थ नहीं है जितनी वॉरेन बुफे के पास है, पर एकेडमिक स्टैंड पॉइंट से, नॉलेज स्टैंड पॉइंट से, ही इज द नेक्स्ट वॉरेन बुफे. एवरीबडी जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहा है, कोई भी बंदा थोड़ा भी फाइनेंस के बारे में सिंपल तरीके से सीखना चाहता है, मॉर्गन हाउसल इज योर बेस्ट टीचर टुडे. एंड ऑब्वियसली वॉरेन बुफे तो हमेशा रहेंगे ही, सरताज ही हैं वो इस काम के. मेरे तो गुरु ही वो हैं, मतलब ही इज द्रोणाचार्य. ही डजंट नो आई एम हिज स्टूडेंट, बट ही इज डेफिनेटली माई गुरु. देखिए वो क्या क्या बातें करते हैं, हम उसको डिकोड करते हैं. फर्स्ट चीज़ वो कहते हैं कि आई एम हैप्पी मेकिंग एवरेज रिटर्न्स फॉर अबव एवरेज टाइम. ये एक लाइन है उनकी, जिसका मतलब है कि भाई आप रिटर्न्स पे फोकस मत करो कि मेरे को 25%, 30%, 50% रिटर्न्स मिले. आप फोकस करो ज्यादा समय तक रिटर्न मिले. और मैं इसको अपनी भाषा में कहता हूं, ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाइए. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिटर्न्स रेज टू n. इसमें 3 फैक्टर हैं अभिषेक भाई. आप कितना पैसा डालते हो, वो कितना रिटर्न्स कमाता है, और कितने समय के लिए कमाता है. ये 3 चीजें हो गई. सिंपल फॉर्मूला है. क्या रिटर्न्स आपके कंट्रोल में है? वो तो मार्केट्स है, कभी ऊपर होंगी कभी नीचे होंगी. प्रिंसिपल आपके हाथ में है कि आप कितना पैसा डाल सकते हो, और कितनी देर n वो आपके हाथ में. अब प्रिंसिपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है,
और जो ड्यूरेशन है वो एक्सपोनेंशियल है। मतलब ज्यादा प्रिंसिपल डालने से इंपॉर्टेंट ज्यादा देर प्रिंसिपल डालना इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं। एक व्यक्ति, दो दोस्त हैं, उन्होंने डिसाइड किया 20 साल की उम्र में कि दोनों 60 साल की उम्र में रिटायर करेंगे। एक दोस्त ने बोला कि मैं आज से 10,000 रुपये महीना एसआईपी करता हूँ, 12% का रिटर्न गिनूंगा, उससे ज्यादा नहीं गिनूंगा, ठीक है, ओवर 40 ईयर्स। ना सॉरी, सिर्फ 12, मैं तो 12 वाला ही हूं। तो आपका उसने पहले 10 साल 10,000 डाला, उसके बाद वो 30 साल का हो गया, बोला यार सारी जवानी चली गई, पार्टी नहीं करी, अब मैं पैसा ही नहीं डालूंगा, अब मैं जवानी को एंजॉय करूंगा। उसने पैसा डालना कर दिया बंद। फिर दूसरा दोस्त था ले हलकट 10,000 रुपये अभी डाल रहा है, मैं तो अभी पार्टी करूंगा। तो 10 साल पार्टी करता रहा। फिर वो नींद से जागा, बोले भाई सेविंग ही नहीं है, पर तब तक उसकी तनख्वाह बढ़ गई। तो उसने बोला मैं 10 नहीं 20,000 डालूंगा। दूसरे दोस्त के पास 40 साल बाद, मतलब 10 जब उसने नहीं डाला और 30 जब उसने डाला। ये दूसरे दोस्त की बात कर रहे हैं? ये दूसरे दोस्त की बात कर रहा हूं, जो मस्ती में लगा हुआ जो था मस्ती में, पहले, शुरू में मस्ती बट में लगा स्टार्ट लेटर उसने ज्यादा पैसे डबल डाले, डबल पैसे डाला। डाले और ज्यादा टाइम तक डाल हाँ, दिए। वो तो दोनों ने इक्वल टाइम इक्वल टाइम, उधर तक एंड, हाँ ठीक है। तो दूसरे केस में उसके पास 12% के हिसाब से करीबन 6-6.5 करोड़ होंगे एट द एंड ऑफ 40th ईयर। पहले वाले के पास 9.5 करोड़ होंगे। सेम मैथमेटिक्स, सेम रिटर्न्स। तो भाई ने सिर्फ पहले 10 साल डाला, उसके बाद उसने 30 साल जिंदगी को एंजॉय भी कर लिया। ये भाई ने पहले 10 साल एंजॉय कर लिया, उसके बाद 30 साल तक डबल पैसा डालता रहा, तो भी वहां मैच नहीं कर पाया। ये है पावर ऑफ टाइम जो एक्सपोनेंशियल है। इसीलिए ये एक प्यारा स्टेटमेंट है कि आई एम रेडी टू अटेन एवरेज रिटर्न्स बट फॉर अबव एवरेज ड्यूरेशन। तो ये एक बात आप सब लोग सीख लो कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम नॉट टाइमिंग, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम नॉट द अमाउंट। आप कम पैसा डाल के भी सुपर अरबपति तभी शायद इसमें वो मेंशन किया था ना कि ये वही जो आपने चीज़ कही कि ये मैटर नहीं करता कि आप मार्केट को टाइम करो, ये मैटर करता है आप कितने टाइम में तक टाइम तक मार्केट। देखो गवास्कर साहब होते थे, वो 100 बॉल तक कभी कभी टाइम पास कर रहे होते थे, टुकुर टुकुर टुकुर, क्योंकि उनको 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना, ही कैन नॉट लीव द पिच। ठीक है, आपका ड्यूरेशन 5 days है, यू हैव टू सस्टेन फॉर 5 days एंड टुडे दिस 5-day क्रिकेट डाइड बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि मैं पहले ओवर में छक्का मार दूं। मेंटालिटी T20 हो गई है, पर वेल्थ साली सिर्फ टेस्ट मैच से बनती है, वेल्थ बनती नहीं तो आप पैसे हारते रहोगे और लाइफ में पीछे होते रहोगे। मैं आपको बहुत सारी केस स्टडी सुना सकता हूं इस पर। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल, अभी इसी को प्रिंसिपल को वॉरेन बुफे साहब ने कैसे बोला है, इसको मैं कहता हूं। वॉरेन बुफे साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि एक रिश्ता लंबा कब निभता है। बहुत लोग ने बोला ट्रस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ऐसी बातें करी। उसने बोला नहीं, अपेक्षा कम होनी चाहिए। अगर आपकी अपेक्षा, आपके पार्टनर है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, कोई भी पेरेंट्स है, बच्चे हैं, आप उनसे अपेक्षा अगर कम रखोगे तो आपका रिश्ता लंबा निभेगा। रिलेशनशिप लेसन भी काफी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप लेसन था, मेरे लिए भी था। या। जब मैंने उनको, उन्होंने बड़े कैजुअली बोलते हैं वो तो, पर उनको पता नहीं उनके मुंह से मोती निकल रहे होते हैं। करेक्ट। तो वो बोले कि व्हेन डज अ रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग, व्हेन देयर इज लेस एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से 40% 30% एक्सपेक्टेशन लेके आओगे साल की, तो वो तो पूरी होगी नहीं। हो सकता है एक छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन में 10। एक्चुअली क्या हुआ ना अभिषेक भाई, सारे ट्रेडर बने 2020 में, उसके बाद से मार्केट्स ऊपर गई हैं, तो अभी तक ना किसी ने वो देखा नहीं है। हम 2008 के पुराने चावल हैं, 2006 के रादर, तो हमने तो ये सब देखा हुआ है। हमें पता है कब मस्ती टूटेगी तो सब कितने लोग इसमें से वाइप आउट हो जाएंगे। वाला सीन तो अगर हो गया कभी गलती से, लोग अभी सिर्फ थियोरेटिकल जानते हैं ना कि अच्छा लेमन हुआ था, बट जब होगा तब, हाँ, तब बहुत लोग इसमें से साफ हो जाएंगे, बाय बाय हो जाएंगे, पिच छोड़ के चले जाएंगे। मेरे को लग रहा है आधे यूट्यूबर भी खाली हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे बिल्कुल, अब तो कुछ नहीं बचा। या कैरी ऑन। तो आई थिंक ये एक स्टेटमेंट है पहला, कि रिश्ते को भी निभाना है तो कम अपेक्षा रखें। सेकेंड चीज जो मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे इलॉन मस्क और ये सब की बातें हुई कि मैं इलॉन मस्क बन सकता हूँ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। बोलते देखो, करोड़ों में से 1, 2, 5, 10, 100 व्यक्ति ऐसे निकलेंगे आपके, तो आई एम हैप्पी दे एग्जिस्ट, ये उनका स्टेटमेंट है। आई एम हैप्पी दे एग्जिस्ट बट आई डोंट वांट टू बी एट देयर प्लेस। ओह हाँ, आई एम हैप्पी दे एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में बदलाव लाए, चेंजेस लेके आए, जीने का तरीका बेटर कर दिया, बट आई कैन नॉट बी वन ऑफ देम। अगर ये बात आप रियलाइज कर लेते हो ना, ये आपको बहुत पावर देती है कि आप, हर जन क्या सोचता है, पहले दिन जब निकलता है वो इलॉन मस्क बनना चाहता है, ठीक है, वो जर्नी नहीं निभा पाओगे आप फिर। पर अगर इसको कंपाउंडिंग करते रहोगे तो हो सकता है शायद इलॉन मस्क नहीं, पर कहीं एक अच्छी जगह पहुंच, नवल पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। हाँ, नवल पहुंच जाओगे, या फिर आप दूसरे कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे, मॉर्गन हाउसल पहुंच जाओगे। मॉर्गन हाउसल, बिल्कुल। तो आप जर्नी को जो है ऐसे मत देखो कि मैं, क्योंकि वहां जो उसके माइंड में चल रहा होगा
वो अलग ही, मेरे को लगता है वो आया ही कहीं बाहर से, मेरे को मार्स वार्स से ही आया वो। मैं भी यही मानता हूँ, हाँ मैं भी बिल्कुल यही मार्स से मानता आया हूँ, वो हाँ। आदमी, मतलब अलग ही चलता है। नेक्स्ट लेवल चल रहा है। और अगर हाँ। आप उसकी बायोग्राफीज भी पढ़ेंगे, 2 वर्जन है उसकी, वॉल्टर आइजैक्सन की एक है और एक दूसरी है, तब जी। भी पढ़ोगे तो आपका दिमाग ऐसे लगेगा कि ये बंदा है नहीं इस धरती का, बिल्कुल। अलग ही चल रहा है ये। अच्छा, उसके खुद के कितने बच्चे हैं, वो कहता है सेक्स तो बोरिंग काम है, इट्स अ वर्कआउट। तो हमने अच्छा ठीक है भाई, वर्कआउट करते तूने बहुत ही करते वर्कआउट कर लिया। ज्यादा कर लिया। तो ये एक मॉर्गन हाउसल का सेकंड प्रिंसिपल है कि भाई आई एम हैप्पी दे एग्जिस्ट बट आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम। थर्ड, उसने बहुत अच्छी बात बोली कि डोंट कॉपी एनीबॉडीज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली बिकॉज इट इज देयर प्रॉपर्टी नॉट योर्स। हमारे आज क्या बच्चे देख रहे हैं, अभिषेक सर की एक वीडियो देखता हूं, अभिषेक सर कैसे बना रहे हैं पैसा, उनकी वो कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी कैंडल स्टिक कर रहे हैं। अरे अभिषेक सर को 10 साल लग गए उसको प्रैक्टिस करने में। मैंने एक मूवी देखी थी कराटे किड, उसमें एक सीन है वो ऐसे डालता है, ऐसे उतारता है, फिर वापस, वो बोर हो जाता है, पर बाद में वो समझाता है ये सिर्फ इतना करने से तेरे कितने मूव्स बेटर हो जाएंगे। तो किसी को बोरिंग काम नहीं करना है, किसी को अभिषेक भाई बताओ ना कौन सी क्या ट्रिक या टिप बता दो, टिप बता दो। ये टिप बता तो दो। एयरपोर्ट से निकलते निकलते पता नहीं कितने लोग, हाँ, आपको तो पीछे पड़ ही जाते हो। बिल्कुल टिप दे दो, टिप टिप दे दो। तो बोलो यार टिप चाहिए तो तुम टपरी पे चले जाओ। मेरे से क्यों मांग रहे हो? अब ऑफेंड हो जाएंगे इसलिए डायरेक्ट बोलता नहीं हूँ, बट दिमाग में आता है बोलने। नहीं, आई थिंक वी शुड बी हार्श विद देम। नहीं तो बिकॉज दे आर, मैं उनके कभी कभी क्या होता है ना, आपको उनकी जान बचाने के लिए चीरा लगाना पड़ता है। डॉक्टर चीरा मजे से नहीं Correct. लगाता है, उसको अगर कोई अंदर पुर्जा खराब होगा तभी बेचारे को नहीं। चीरा सो आई हैव अ लगाना हम्बल वे ऑफ टेलिंग देम कि यार आज तक किसी मिलियनर या बिलियनर को तुमने देखा है जिसने टिप के बदौलत इतना पैसा बनाया है? तो बोले बिल्कुल। नहीं। सो देन दे कम अप टू दिस कंक्लूजन। मैंने बोला दैट्स वाई विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कोई टिप नहीं दे सकता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता कल क्या होने वाला है, देन आई जस्ट टेक एन एग्जिट फ्रॉम दैट। तीसरा जो आपने बात कही वही अगली बात मॉर्गन हाउसल की है, एग्जैक्टली सेम बात है। उसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये जो लॉटरी की दुकानें होती है वो कहाँ पे होती है? ओबरॉय होटल में नहीं होगी, ताज में नहीं होगी, एयरपोर्ट्स पे नहीं होगी, गरीबों के एरिया में होगी, Correct, जहाँ पे चौल गरीब लोग के रहते हैं। चौल आसपास के पास बिल्कुल, पास हाँ। होगी, कोई चाय के टपरी के बगल में होगी, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे गरीब लोग नहीं, गरीब मानसिकता के लोग रहते हैं, क्योंकि उनको सोशल एफर्मेशन नहीं मिल रहा, अपने ऊपर वो मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मुश्किल काम है, पढ़ाई करना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, वो सब बहुत मुश्किल काम है। तो वो किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। तो कोई एक अवतार होता है उनके सामने कि भाई एक लॉटरी की टिकट है, 100 रुपये डाल, हो सकता है तेरे 1 करोड़ लग जाए। तो वो हर महीने डाल के एक SIP कर देता है 100 रुपये की, और जिंदगी में कभी उसकी लॉटरी की टिकट नहीं लगता। तो लॉटरी की टिकट, टिप, स्ट्रैटेजी, इस तरीके से बोरो करना, ये सब गरीब मानसिकता शो करता है, यानी आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते हो, इसीलिए आप ये काम कर रहे हो। तो आप अपनी गरीब मानसिकता हटाओ। इशू आप गरीबों नहीं है। मैं भी कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं। मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे, पहले ONGC में थे, तो हमने भी हार्डशिप्स देखी हैं, बट उन्होंने हमें गरीब मानसिकता नहीं सिखाई। मैं इस बात का उनको बहुत कांग्रेचुलेट, कभी उन्होंने हमें लॉटरी टिकट नहीं खरीदना सिखाया, कभी ये सब गलत चीज़ें नहीं सिखाई। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत टाइम पहले से चालू करवा दी थी, उन्होंने पढ़ाई पे बहुत जोर रखा, मैथ्स पे बहुत जोर रखा, तो राइट चीज़ें करी हमने। तो आज हम यहाँ पहुँच सके। हमसे बेहतर भी बहुत हैं, बट जहाँ मैं हूँ आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम, वेरेवर आई एम। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी बात है कि आप संतुष्ट रहो। तो ये 3-4 मेरी बड़ी लर्निंग रही है मॉर्गन हाउसल से, कि आप कैसे अपने लाइफ के पूरी जर्नी को प्लान कर सकते हो। और वो क्या कहता है कि देयर इज़ नो गारंटी कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स बनेंगे, पर फ्रॉम अ टाइम एडजस्टेड बेसिस। देखिए, एक होता है रिस्क एडजस्टेड, जैसे हम सब शार्प रेशियो ये सब कहते हैं, एक टाइम एडजस्टेड है। अब बताओ अभिषेक भाई, अगर कोई आज पैसिव फंड में पैसा डाल रहा है, उसका कितना टाइम जा रहा है? 0, कुछ ही नहीं जा रहा। उसका वो बटन लगा हुआ है, 20 तारीख को जाना है, 10,000 Auto चला deduction चल रहा जाएगा, है। ऑटो डिडक्शन चल रहा है। यानी कि वो बचे हुए समय में अपने ऊपर मेहनत कर सकता है, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा सकता है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। पर ये नहीं करना है आधी जनता को, आधी नहीं 90% जनता को नहीं करना है। उनको मोहताजी चाहिए। उनको चाहिए यार कोई आए और मेरे को बता दे कि कौन सा शेयर खरीदना है, मैं आज खरीदूं, कल वो डबल हो जाए, परसों वो 4 गुना हो जाए, फिर वो 10 गुना हो जाए, अगला टाइटन, अगला ये। अच्छा, लोग मजेदार बात कहते हैं, बोलते हैं कि सर हमने ना काश ये टाइटन 2 रुपए में लिया था। मतलब गधे, तूने 2 में लिया था, 4 में बेच देता। ये 2 का 3,200 तक तू होल्ड ही नहीं करता। और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। सो कल मैं जहाँ था तो वहाँ पर भी एक एक्ट्रेस आई हुई थी, फेमस है, आई डोंट वांट टू नेम। तो बात फाइनेंस की शुरू हुई, उन्होंने सेम लाइन पूछा कि इन्वेस्टमेंट के टिप तो ठीक है, बोले यार लेकिन मैंने सुना है एक कोई थे ना आपके बहुत बड़े जिनने टाइटन 2 रुपए में लिया था और ऐसा हो गया। जस्ट सेम ही कंसेप्ट उन्होंने बोला था। ऐसा क्या हो सकता है अगला, ये बताओ। तो वो नहीं, अच्छा टाइटन गिरा भी था, हाँ, nobody is going to talk नहीं। हाँ, nobody is going, यार वो देखिए क्या होता है ना, पास्ट में तो सारे मुकेश अंबानी हैं। हिंडसाइट में ना, हाइंडसाइट में मैंने 2020 का बॉटम पकड़ा हुआ है और सारा पैसा उधर लगाया हुआ है। बिल्कुल, वो पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, जब 2020 का क्रैश आया ना,
तो मेरे गुरु वॉरेन बफे उन्होंने क्या क्या हाँ, किया, हाँ, अफ्रेड यू बिल्कुल, शुड बी बिल्कुल। ग्रीडी, तो मैंने एसआईपी डबल कर दी। हाँ, बट द पॉइंट इज एकदम जो लोग बिल्कुल कि 60 रुपए पे टाटा मोटर्स उठा के बैठे हुए हैं अभी तक, सुजलॉन उन्होंने सिंगल डिजिट में ही लिया है जब सारी चीजें उसके अगेंस्ट और आज उस पे पॉसिबल हाँ, नहीं, तो पॉसिबल नहीं। hindsight- आपको पता था क्या सुजलॉन किसी इतना को बड़ा भी नहीं- टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी? In fact, किसी ने उम्मीद, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उसने उम्मीद नहीं करी थी। सांघवी साहब भी भूल गए वो पैसा खुद ही डाल के। भूल गए थे एग्जैक्टली। एक मेरे को किस्सा याद आया 2000 के आसपास पे टेक बबल जब चल रहा था, तो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम जब विप्रो हैड बिकम नंबर 1, तो उनके चेयरमैन से पूछा इंटरव्यूअर ने कि सर ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब खतरनाक, आपकी तो ग्रोथ इतनी हो गई। ही ऑनेस्टली कैंडिडली सेड इवन आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मुझे भी नहीं, हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है ऐसा। तो दिस इज एक्चुअली ट्रूथ, नोबडी नोज। Nobody knows. We are all second guessing. मैं कहता हूँ इकोनॉमिस्ट का काम ये है कि पहले वो प्रेडिक्ट करते हैं और एक साल बाद वो वापस बैठते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन गलत क्यों हुई। तो उनका मेजर काम यही लेकिन ये होता आपने है। इकोनॉमिक्स की बात छेड़ दी तो मुझे एक चीज़ तो पूछनी है। रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, और ये हर जगह लोगों ने हवा मचा के रखी है। एक हमारे वो रिच डैड पुअर डैड वाले रॉबर्ट कियोसाकी साहब है, वो तो पिछले 6 साल से 200 बार प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि मार्केट में रिसेशन आ रहा है। और माइकल बूरी साहब एक बार सही हो गए, लेकिन उसके बाद भी हर साल आके वो बोल रहे हैं मार्केट में रिसेशन आ रहा है। रिस्पेक्ट है दोनों के लिए, हम उनके बहुत सामने बड़े लोग हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वी आर जस्ट सेइंग रिसेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, तो कब आ रहा है और कैसे, ये क्या समझे? हाँ, जब 18,000 निफ्टी था ना, मेरे एक फ्रेंड को मैंने पूछा कि तो ऐसा है, बोले यार बस ये 18 का जैसे ही 16 होगा मैं कर लूँगा। वो 18 का 20 हो गया। फिर जब मैंने 20 पे आया, बोले यार काश वो फिर से एक बार 18 हो जाए, तब मैं पक्का कर लूँगा संजय। बोला ठीक है। अब वो 20 का 22 हो गया। अरे यार संजय यार मिस हो गई यार, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई यार, बट अब है ना थोड़ा 21 तक भी आएगा, 21 तक भी आएगा तो मैं डालूंगा, ठीक है। तो 21 तक आएगा तो मैं डाल दूंगा। 21 आया तो आया था संजय, 21, अब हाँ 21 आ गया था, ठीक है। 21 आया, मैंने फ़ोन किया, मतलब हाँ भाई अब तैयारी है यार, थोड़ा वो 20 भी आ जाएगा ना तो मैं कर लूँगा, ठीक है। 20 फिर गया नहीं, फिर वापस ऊपर चला गया। आज वो 25,000 के आसपास निफ्टी पहुंच गया। अरे भाई तुम क्यों वेट कर रहे हो? तुमने 18 से लेके 25 तक की रैली खत्म कर गए यार। तुम्हें 7,000 पॉइंट निफ्टी ने दे दिया पिछले एक साल के अंदर अंदर, 6-7,000 जितने भी इसमें दिए मुझे होंगे। लगता है जो आपने इसके पहले सोल्यूशन दिया ना, पैसिव वाला, वो हाँ। बेस्ट बैट था। बेस्ट बैट। आप अपना काम धाम करो, अपने स्किल्स बढ़ाते जाओ, एक्टिव इनकम बढ़ाते जाओ, यहाँ पर आपका काम चल रहा है ऑटोमेटिक। बिल्कुल। देखिए आपको ये समझना है कि मार्केट इज नेवर इन योर कंट्रोल। आज प्रिडिक्शन, आपने बोला माइकल बरी जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया 2008 में, उसकी प्रिडिक्शन सही नहीं जा रही है। रॉबर्ट कियोसाकी जो पता ही नहीं कितना पैसा लेके बैठा, उसकी प्रिडिक्शन सही नहीं जा रही है। अब फाइनली वॉरेन बुफे ने थोड़ा मोनेटाइज किया तो लोगों को डर लगने लग गया है, क्योंकि वो एक जो ने डायनासोर cash किया, है। correct, हाँ कि भाई हाँ। मैं एप्पल के शेयर्स बेच दूंगा, बिल्कुल, मैं 250 उनने बिलियन कर डॉलर दिए में बैठा हूं। थोड़े, वो कर हाँ, दिए, बिल्कुल। तो लोग डरे हुए हैं। अब उनका पता नहीं ना अंदर खाते क्या चल रहा है, हो सकता है वो कुछ फैमिली में कर रहे हो, उनके पीछे लड़ाई हो गई बिल गेट्स के साथ, अब वो शायद अपने बच्चों में, पता नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज डूइंग यार। तो आप क्यों सेकंड गेस कर रहे हो? आप अपनी एसआईपी करो। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, और ये एग्जांपल सबको बिल्कुल गले उतार लेना चाहिए। मैं आपको एक फंड बताता हूं, मैंने डीएसपी का स्मॉल कैप फंड था, डीएसपी का स्मॉल कैप। एक डिस्क्लेमर है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम हाँ, सिर्फ नहीं। एग्जांपल्स ये डिस्कस case study कर रहे है, कोई हैं DSP ने मुझे नॉलेज पैसे नहीं पर्पस दिए। के लिए। हाँ ठीक है, या हाँ, कंटिन्यू। देंगे नहीं, तब बोल बता देना दूंगा। पड़ता है, सोशल मीडिया है, लोग अपने जजमेंट करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि कोर्ट से ज्यादा जज हमारे इधर बैठे बिल्कुल, हुए हैं, बिल्कुल, तो हर जन जज है बिल्कुल, हमारे यहाँ, बिल्कुल, सही है। yeah। तो क्या कहते हैं, मैंने वो फंड लिया था अभिषेक भाई 2016 के सितंबर में। आज हम 2024 के अगस्त में बैठे, एग्जैक्ट 8 इयर्स। 30,000 की मेरी मंथली एसआईपी थी उसमें। 2016 सितंबर से लेके 2020 मार्च, बिफोर द कोविड क्रैश, इट वाज एट 0 रिटर्न्स। जो Yeah, yeah, एवरेजिंग I can remember, yes. एवरेजिंग हो रही थी, Yes. जितना एवरेज प्राइस मेरा परचेज का था उतना ही एनएवी चल रहा था, आधा 1% होगा। आई थिंक ये तब की बात है, 16 से 18 आपको रिटर्न दिख रहे होंगे, लेकिन 18 जनवरी फरवरी के बाद वापस, एक हाँ, dip जब वो आया, उन्होंने budgets में कुछ वो हो changes गए थे, किए थे, बजट हाँ। हो गया था, प्लस म्यूचुअल फंड के भी एडजस्टमेंट्स के आए Yes, थे। yes. उसके बाद से तो फिर हाँ 2020 ठीक है? तक नहीं था, ठीक है। अब इस टाइम पे लोग छोड़ देंगे मार्केट, छोड़ दिए, मेरे काफी सारे पहचान वाले छोड़ ठीक दिए। है, मैंने नहीं छोड़ा, मैं बैठा रहा। फिर आया जी मार्च, धड़ाम, मार्केट नीचे, मेरा एनएवी 25% डाउन। अब इस टाइम पे क्या होगा? लोग छोड़ देंगे। इस टाइम पे एक बहुत अच्छी कहावत भी चली थी कि द विमेन ऑफ द हाउस आर फायर बाइंग एंड द मेन ऑफ द हाउस आर फायर सेलिंग। क्योंकि महिलाएं जो थी वो जा के सामान इकट्ठा कर रही थी कि कल को बंद हो जाए सब कुछ, तो, और मर्द डरे हुए थे कि यार मार्केट खत्म हो जाएगी, अपन पोर्टफोलियो खाली करते। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने कुछ और एसआईपीज चालू कर दी दूसरे फंड्स में, कुछ नहीं किया अभिषेक भाई। आज 100 महीने हो गए हैं, 100 महीने से 4 महीने कम हुए हैं, करीबन 28-1 लाख रुपए डला होगा उस पर। आज उसका वैल्यू 81 लाख रुपीज़ है। आई कैन शो इट टू यू राइट नाउ ऑन माय फोन। वाओ, 81 लाख रुपीज़ का वो मेरा पोर्टफोलियो बन चुका है। एंड 28 इज द इन्वेस्टमेंट। 28 इज द इन्वेस्टमेंट। वाओ,
सर आप अगर मार्केट छोड़ के ही चले गए तो जो ये समय था, और ये खराब भी होगा, मैं जानता हूं, मैं खुश नहीं हो रहा हूं, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये 81 का हो सकता है, कल को जाके 60 भी नहीं, पर होगा। ये पेशेंस का वो भी दिखा रहा है ना कि आपने एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो किया, अपनी एसआईपीज चालू करी, इवन जब वो नीचे था आपने कंटिन्यू करा। क्योंकि तभी तो टाइम था बाय करने का, तब तो एवरेज को लो करना है, और आप भाग रहे हो मार्केट छोड़ के यार, उस टाइम कैसे गधे हो। मैं इस पे वही चीज कहता हूँ कि भाई पैसा तब नहीं बनता जब आप दिवाली पे लगाते हो, पैसा तब बनता है जब दिवाली पे लगाते हो। अरे वाह, ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। बिल्कुल आप बहुत सही चीज आपने। एंड गाइस आप ये चीज देखो कि संजय भाई किस तरह से बता रहे हैं कि उनका जो स्मॉल कैप फंड में उन्होंने इन्वेस्ट करा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रांड और कंपनी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वो 28 लाख रुपए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 80+ पे है। यस। और इंटरेस्टिंगली उसके लिए संजय भाई ने अलग से, ऐसा नहीं कि अब 15 घंटे एनालिसिस चल रही है उस पे कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं है। उन्होंने अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक कट रहा है वो बढ़िया, वो चाहे वो गोवा में बैठे, दिल्ली में बैठे अपना काम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो उनका पैसा अपने आप चल रहा है, वो बन रहा है। Yes. आई थिंक दिस इज, कैन वी कॉल दिस एज वन ऑफ योर पैसिव इनकम बन गई है। अब बनेगी कैसे वो मैं बताता हूं। ठीक, अब ये 80 लाख पे मैं अच्छा, इसका IRR जिसे हम कहते हैं, CAGR, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, टाइम एडजस्टेड एनुअलाइज्ड रिटर्न मैं कह देता हूं, 24% है। मतलब म्यूचुअल फंड के लिए XIRR जो हम हाँ, XIRR जो टर्म यूज होता है, तो XIRR का मतलब होता है IRR विद एग्जैक्ट मंथ एंट्री। तो आप समझिए उस फंड ने 2.5 साल जीरो रिटर्न दिया, उसके बाद 25% नीचे गया, उसके बाद आज वो सालाना 24% हो चुका है, तब से 2016 से। इतना बड़ा मैजिक हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब मैं आता हूं असली मैजिक पे। अब मैं कहता हूं भाई अब इस पे पैसा नहीं डालना फर्दर एनी मोर, थैंक यू सो मच। मैं इस 80 लाख में से 60,000 रुपीज विड्रॉ करता हूं। 80 में per से month. 60,000 विड्रॉ कर। बचा हुआ पैसा 14% पे कंपाउंड करा, 24 पे नहीं 14 पे। मैंने ऑलमोस्ट आधा कर दिया कंपाउंडिंग को, कि आगे 30 साल का टाइम लूंगा तो हो सकता है 24% रिटर्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब 30 साल मेरे को ये पैसा खाना है, मैं 40 साल का हो चुका हूं, अब 30 साल तक मुझे इसमें से 60,000 रुपए महीने खाने हैं। तो 60,000 इंटू 360 इज 2 करोड़ 16 लाख। तो पहले तो 80 लाख रुपए में से मैं 2 करोड़ 16 लाख चूस लूंगा, और उसके बाद 30 साल बाद अपने बेटे को, सुपुत्र को 20 करोड़ रुपए देके जाऊंगा। 80 लाख का फंड है, 2 करोड़ 16 लाख चूस लूंगा उसमें से अगले 30 साल तक, और 30 साल के अंत में उस फंड की वैल्यू 20 करोड़ रुपए होगी, सिर्फ 14% कंपाउंडिंग पे। अब मेरे को क्यों हेडेक लेना है अभिषेक भाई, आप मुझे बताओ ना यार, क्यों मेरे को सर्कस करना है जिंदगी में? क्यों मेरे को रोज बैठ के ट्रेडिंग टर्मिनल पे वो कैंडल ऊपर गई नीचे गई, OHLC, बॉलिंजर, टॉलिंजर, RSI, PSI, TSI, ये सब सो देखना है बेसिकली ना आपने आंसर्स मेरे व्यूअर्स को दे दिए, जो मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई आप आधे टाइम घूमते रहते हो, कभी दर्शन चल रहा है, कभी बाहर घूम रहे हो, कभी इंडिया में घूम रहे हो, ये क्या हो रहा है? क्योंकि भाई कंपाउंड उधर जब पूरा सब कुछ देख ही रहा है, इट्स माय बेस्ट फ्रेंड। एग्जैक्टली। तो But I gave it time. यस, टाइम देना पड़ेगा। ये मुझे भी हार्ड लेसन से समझ में आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई जितना आप समय देते हो, बिकॉज दिस व्हाट हैपेंड इज कि एक ही ड्यूरेशन पे मैंने अपनी चर्निंग कर करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न देखे, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल थे, और मैंने अपनी पूरी फैमिली जो पोर्टफोलियो बनाया जिसको मैं देखता ही नहीं था, मैंने जाके देखा भाई साहब उधर वही मल्टी बैगर द XIRR, एंड थैंक्स टू द सिलेक्शन इट वाज गोइंग लाइक 36-37%। जस्ट इमेजिन, मैंने 3% ब्याज महीने का, एग्जैक्टली, वो भी कंपाउंडिंग। एंड आई एम लाइक, और इधर मैं ये वो करके हेजिंग, ये वो दुनिया भर की चीजें करके मैंने लगा व्हाई आई एम वेस्टिंग टाइम। एंड इंसान है गलतियों से सीखता है, तो सीख गए, एंड देन वी कंटिन्यूड दैट। बिल्कुल, देखिए आप गलती करो, रोज गलती करो, नई गलती करो, सीखो, आगे बढ़ो यार। गलती हम सबसे, मेरे से नहीं हुई है क्या? नहीं, और ये ऑप्शन मैंने भी करी दे। और ये आप अपनी गलतियों से ही समझा रहे हो लोगों को। और आपने गलतियों की बात करी ना, और ऑप्शंस आपने छेड़ ही दिया, तो मेरे को एक सवाल, डायरेक्ट ऑप्शंस पे नहीं आऊँगा, लेकिन संजय भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ना, ट्रेडर्स हमको काफ़ी ज़्यादा व्यू करते हैं, ठीक है, और ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है साइकोलॉजी को रिलेटेड। तो मैं तो हमेशा साइकोलॉजी की बात आती है तो मैं एक व्यक्ति को याद करता हूँ, मार्क डॉगलस, आपको भी पता होगा, मतलब मास्टर इन दिस थिंग, ट्रेडिंग इन द जोन करके उनकी किताब है, और एक दो उनकी अच्छी किताब है। मैं ना आपसे अगर मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप अपने भाषा में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए समझाइए, क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड हाउ दैट गेम कैन एक्चुअली चेंज, बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट यू इन्वेस्ट बट यू ऑल्सो ट्रेड, यू डू मल्टीपल थिंग्स। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझाइए। मैं ना पहले थोड़ा एक स्टेप पीछे लेता हूं, और हमें ना अभिषेक भाई जिंदगी में क्या सिखाया गया कि अगर हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा मार्क्स आएंगे और ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, सब कुछ ठीक है। ज्यादा पढ़ाई ज्यादा मार्क्स, ठीक है। बेटा ज्यादा देर नौकरी करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा पैसे कमाओगे, ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, ज्यादा प्रमोशन होगी, आपकी सक्सेस। बेटा ज्यादा देर जिम जाओगे तो क्या होगा? ज़्यादा बॉडी बनेगी, सिक्स पैक बनेगा, ऋतिक बन जाओगे। तो आप
आपके लाइफ में हमारे लाइफ में हमें यही सिखाया गया है कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट उस एफर्ट के प्रपोर्शन में आएगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभिषेक भाई, इन्वेस्टमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर योर एफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। जितना आप ज्यादा एफर्ट डालोगे उतना कम रिजल्ट लेके जाओगे। आपने अभी बोला ना ये बात कि मैं जिस पोर्टफोलियो को चर्न 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 कर रहा था वहां साला कुछ बना नहीं, जहां मेरी नजर नहीं गई एक बार सिलेक्ट करके छोड़ दिया, वहां 36% बन गया साल का। वो भी कंपाउंडिंग। वो भी कंपाउंडिंग। आप जब पेड़ उगाते हो तो आप मट्टी चेक करते हो, बीज डालते हो, उसके बाद क्या बैठे रह के पूरा टाइम ऐसे 15 घंटे पानी डालते हो क्या उसको? नहीं ना, हफ्ते में एक बार 2 बार जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। आप क्या करते हो, उसको सूरज के सामने रख देते हो। बाकी काम सूरज का है और प्लांट का है। वो फोटोसिंथेसिस करता है, सूरज के इससे ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है और आपको रात को ऑक्सीजन देता है जब दुनिया कार्बन डाइऑक्साइड फूक रही होती है। यही कर रहा होता है। अब जो है इन्वेस्टमेंट भी पेड़ उगाने जैसा ही सिस्टम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बगल में बैठे रहोगे, मार्केट्स को देखते रहोगे, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। ये मैं आपको कोरे कागज पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। और इसका उदाहरण हम 30 साल पहले चलते हैं। लकीली आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हो। 30-40 साल पहले ना चौपड़ा निकलता था हफ्ते के एंड में एक बार। मेरे पापा पढ़ते थे, मुझे याद है, क्योंकि वो 1981 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे रिलायंस पूरे हफ्ते में कितना हिला वो एक बार आता था। याद है आपको? शनिवार का न्यूज़पेपर होता था, उस पे एक पेज होता था जिसपे पूरे स्टॉक्स लिस्टेड होते थे कि भाई आज विप्रो कितना हिला, आज रिलायंस कितना हिला, मारुति कितना। हफ्ते में एक बार आपको पता चलता था कि आपने जो शेयर समझो 100 रुपए में खरीदा था, आज वो कितना हो गया। करेक्ट। या तो आपको रिंग में होना पड़ता था। अगर आप मेरे जैसे फादर रिंग में नहीं थे, ओएनजीसी में थे, तो ऑफिस जाते रहते थे, तो वो हफ्ते के एंड में एक बार सैटरडे को पढ़ लेते थे या उनका ब्रोकर उनको इंटीमेट करता। आज क्या स्थिति है? एक सेकंड का आपको अपडेट है। 5000 ऐप्स आ चुकी हैं जो आपको एक सेकंड में अपडेट देती है कि ये हो गया, 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 20 पैसे ऊपर, 20 पैसे नीचे। 20 क्यों देख रहे हो यार? ये सब चीजें आपका काम ही नहीं है यार। ये सब आप अपने काम पे लगो। ये तो होना है। मार्केट्स हैं, सेंटिमेंट पे चलती हैं, फंडामेंटल पे लॉन्ग टर्म में चलती है, सेंटिमेंट पे शॉर्ट टर्म में चलती है। तो आप अपना काम से काम रखो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स में जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आपका घटिया रिजल्ट होगा। जितना आप कम एफर्ट, जो मैंने बोला 28 लाख डाले 80 लाख हो गए, काहे दिमाग ही नहीं लगाया कहीं पे यार। सही बात। बस कंपाउंड होने दिया उसको, शांति से बैठे रहे। क्रैश हो गई तो भी पैसा डाल दिया, ऊपर थी आज फिर भी पैसा डाल रहे हैं। तो पहली चीज ये याद रख लो कि आपको इन्वेस्टमेंट्स में कमाना है तो अपने आप को इन्वेस्टमेंट से डिटैच कर दो। अब यहीं पे मैं आता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। आपने बहुत अच्छी बात करी, डगलस साहब की, वेरी नोन, वेल नोन, सब कुछ है। मैं इसको कहता हूँ आपकी 2 मेंटालिटी होती है। एक होती है चूहा मेंटालिटी, एक होती है शेर मेंटालिटी। चूहा क्या करता है अभिषेक भाई? थोड़ा जाएगा, कुतर कुतर करके वापस आ जाएगा, थोड़ा जाएगा, कुतर कुतर करके वापस आ जाएगा, कुतर कुतर करके वापस आ जाएगा। एक दिन जाले में फंस जाएगा, चौथे दिन जाएगा जाले में ठम, उसको दिखा एक रोटी रखी हुई है, लटकी हुई, चल जाके खा लेता हूँ। ये है अपने आम ट्रेडर की ज़िंदगी जो ऑप्शन खरीदता है, जो छोटे कैपिटल के साथ आता है, जो हर रोज़ ट्रेड करना है। रोज़ सुबह 9:15 बजे बैठ जाता है, रोज़ सुबह 9:15 बजे ऐसे बैठ जाएगा। अच्छा ओके, आज क्या हो रहा है, 10,000 मार्केट्स देखेगा। अच्छा गिफ्ट निफ्टी में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है। ये चूहा मेंटालिटी। अब मेंटोस मेंटालिटी पे आता है, शेयर मेंटालिटी। शेर मेंटालिटी पे आते हैं, जो राधा किशन धमानी साहब की थी। कितने ट्रेड्स लेते थे आप भी जानते हो, बहुत कम, रिंग के बाहर होते थे, शोर के अंदर नहीं होते थे। शेर ना शिकार सिर्फ एक बार करता है, खाता पूरा महीना है। जो आदमी लेजी होगा वो आदमी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा कमाएगा, जो आदमी एक्टिव होगा वो पैसा नहीं कमाएगा। ये रूल है। कल मैं ना उनका इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत अच्छा, रामदेव अग्रवाल जी का। तो रामदेव अग्रवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। बोलते मैंने एयरटेल का शेयर लिया और जैसे वो शेयर थोड़ा सा बढ़ा तो मेरी टीम आके मेरे पे प्रेशर डाली, सर प्लीज़ बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो। मैंने बेच दिया। तो मैंने 1.25 लाख शेयर लिए थे, मैंने 1 लाख शेयर बेच दिए। फिर 25,000 बचे थे, वो शेयर 10% ऊपर गया तो फिर मैंने अपनी थीसिस बनाई और मैंने फिर से ले लिया। फिर वो जब 33-34 रुपये 35 रुपये हुआ तो फिर से मेरी टीम आ गई, अरे सर बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो। तो मैंने फिर से बेच दिया। बोलते फिर मैंने वापस 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ में उसको खरीदना चालू किया। फिर उसके बाद मैंने उसको होल्ड किया, फिर से मेरी टीम आ गई, जैसे जियो आया, बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो, मैंने बेच दिया। तो बोलते यार साला ये सब ना करता और चुपचाप बैठा रहता तो मेरे रिटर्न्स उससे कहीं ज्यादा हो जाते। तो चूहा मेंटालिटी हो गई ना ये। आज बिल गेट्स वॉरेन बफेट को क्या कहता है कि यार तू पैसा कैसे कमाया, तू तो बहुत आसान काम करता है, तू अच्छी कंपनी पकड़ता है और बैठ जाता है और कुछ करता नहीं है। बोलते बस यही तो तरीका है पैसा बनाने का। पर हमारे लोगों को देखो, IRVCL लेंगे, जो भी कंपनी वो सब लेंगे, PSU कंपनीज लेंगे। अच्छा काश मैं 100 में लेता, आज वो 1000 हो गई थी, अबे गधे 100 में लेता तो 120 में बेच देता, 130 में बेच देता। रुकता क्या? नहीं रुकता। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस, हैव अ लायन मेंटालिटी। इवन इफ यू आर ट्रेडिंग, वर्क ऑन वन स्ट्रैटेजी, डोंट डू इंट्राडे ट्रेडिंग। ये मैं पर्सनली, देखिए मेरा ओपिनियन है, ठीक है। ये स्कैल्पिंग्स के, मैं ना दिनेश से बात कर रहा था, आप भी जानते होगे अपने टेक बर्नर, तो उसने मेरे को अपनी P&L दिखाई एक दिन।
भाई का 56 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसने बाद में शेयर भी किया, सोशली भी शेयर किया, और 63 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन कॉस्ट थे। या आप उसकी रील देखना, उससे एक दिन पहले हमारा लाइव हो रहा था, हम चारों साथ में थे, मैं, दीपक सर और दो लोग, वो थे दिनेश थे और एक और थे, तो हम चारों लोग बैठे हुए हैं, शाश्वत था, हाँ, तो हम चारों लोग बैठे, उसने दिखाया स्टोरी, हम लोग की लाइव चल रही है इंस्टाग्राम पे, और वो दिखा रहा है 56 लाख का प्रॉफिट, 63 लाख का ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसमें से 18 लाख एसटीटी। तो आप ये समझो वो बच गया, उसका 7 लाख का लॉस हुआ क्योंकि उसने 56 लाख का प्रॉफिट किया। यही अगर उसने 56 लाख का लॉस किया होता तो 63 लाख तो देना ही थे ना, 63 लाख पे तो कोई रियायत नहीं मिलेगी आपको, वो तो देना ही देना है। तो आप तो चले गए 1.25 करोड़ से नीचे, फिर उसके बाद जिंदगी भर उधार में निकालो। वन रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन, अभिषेक सर, इन योर लाइफ कैन पुश यू बैक 20 years। और इसकी मैं आपको कथाएं दे सकता हूं, मतलब अनंत कथाएं दे सकता हूं। तो और लाइव, मतलब मेरे दोस्तों की, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको भी बहुत लोग करते होंगे, अपनी अपनी स्टोरीज बताते होंगे। तो क्यों ये सब पागलपन करना है यार? अब तनख्वाह बढ़ाओ ना, 25,000 की तनख्वाह उसको 2.5 लाख करो। नहीं तो संजय भाई फिर इसी को, बिकॉज हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, चलिए स्कैल्पिंग हमने हटा दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग हटा दिया, लेकिन एक तरफ आपको मैंने देखा है आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तो बात करते हो, तो क्या सही तरीका है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए? बिकॉज देयर वुड बी फ्यू पीपल जो, एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते कि एक व्यूअर है जिसकी नौकरी भी अच्छी है, साथ में एक और इनकम है, पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम है, अब वो बोलता है कि नहीं यार मेरे को करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो क्या मतलब उसको अब सोचे भी ना वो ऑप्शन ट्रेडिंग, या देयर इज सम वे जो आप सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई इस तरह से तुमने अगर अपना फ्रेमवर्क बनाया तो कर सकते हो? देखो इसमें हमने एक चीज समझ ली, इंट्राडे ट्रेडिंग हम हटा रहे हैं अभी, हाँ, ठीक है, वो चूहा मेंटालिटी। सबका अपना एक माइंडसेट होता है। संजय भाई ने सीधे बोला मेरा मानना है इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, चलो हमने वो हटा दिया, पर अब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अब आप बताओ। देखिए, पहले तो आप मुझे बताओ अभिषेक भाई, कोई भी सबसे फन्ने खा ट्रेडर भी आ जाए, वो साल का कितना रिटर्न्स कंसिस्टेंटली कमा सकता है? कंसिस्टेंटली वर्ड यूज कर रहा हूं। साल का ना, बेस्ट से बेस्ट तो देखिए, मैं इसको एक दूसरे तरीके से देता हूँ, जो टॉप 0.001% पे थे वो थे जिम साइमन साहब, जिनने 66% बनाया था, जी, ठीक है, बिल्कुल सही वो 0.001% पे है। एवरेज अगर आप पूरा स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करोगे, राइट फ्रॉम पॉल ट्यूडर जोन्स टू एनीबडी, at max after having the best of the best gadgets, annualize is 24%। तो उतना तो म्यूचुअल फंड दे रहा है तो क्यों दिमाग लगाना, पहली बात। चलो फिर आपने बोला भाई, हम मेरे इंडियंस audience मान को लेते हैं चुल कि है। बड़े तेज हैं, हमने हाँ। 28% बोला, चुल है हमको, ठीक है, तेज हम कोई नहीं है। सेबी ने प्रूव कर दिया है कि 100 में से 94 एक्टिव ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, और जो 6 पैसा बना रहे हैं वो साल का 3400 रुपए बना रहे हैं। ये सेबी की रिपोर्ट है। ये बोला है, लेकिन लोग मानते Active नहीं, ये लोगों को लगता है सोशल मीडिया पर रोज जो 1 करोड़ चल रहा है वो सच है, से भी गलत है, ये लोग सही है, बट ठीक है, हाँ चलो ठीक है, चलो फिर भी चुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप है ना एक स्ट्रैटेजी सीखो, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी। आप है ना 50,000 स्ट्रैटेजी मत सीखो। ब्रूस ली कहते थे मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक मारता है, मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस करके बैठा, क्योंकि वो पड़ी तो अपन निपट जाएंगे। जैसे वो होता था बचपन में, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एक स्टनर आता था कि वो स्टनर हुआ तो खत्म, वो उसका चोक स्लैम होता था अंडरटेकर का, खत्म, उसके बाद यू आर डन। या ट्रिपल एच का वो होता था, जो भी वो पाइल ड्राइवर होता था, रॉक बॉटम होता था, तो हमें पता था ये वो मास्टर मूव है उसका। इसके बाद को ओपोनेंट बचने के प्रोबेबिलिटीज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपका भी वो रॉक बॉटम क्या है, आपका भी स्टनर क्या है, आपका भी चोक स्लैम क्या है, पहले आप वो आइडेंटिफाई करो और उसको पागल जैसा प्रैक्टिस करो। अंडरटेकर टूम्बस्टोन था, हाँ, अंडरटेकर का टूम्बस्टोन भी था, चोक स्लैम भी था, चोक स्लैम एकदम क्लोजर था, वो आगे क्लोजर था वो। तो आपने, आपका टूम्बस्टोन क्या है, आपका वो वन स्ट्रैटेजी क्या है जो आपको पैसा। देखिए ये ना बम्बल टिंडर की दुनिया हो चुकी है। एक गर्लफ्रेंड को मिलके आएंगे, अगले शाम उनको दूसरी गर्लफ्रेंड चाहिए तो वो स्वाइप मार रहे होंगे। ये आपका काम ऑप्शंस में नहीं चलेगा। अगर आप बम्बल टेंडर ऑप्शंस में करोगे ना तो वहाँ आपका बम्बल टेंडर हो जाएगा, ठीक है, फिर आप अंदर हो जाओगे, आपके सारे पैसे खत्म हो जाए, बिकॉज एवरी स्ट्रैटेजी विल नॉट यील्ड यू रिजल्ट्स एवरी मंथ और एवरी डे। ये रूल है भाई। होता क्या है, कुछ लोग घुसते हैं, बोले यार ये स्ट्रैटेजी करनी है, अभिषेक सर की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी, अच्छा 3 महीने अभिषेक सर की स्ट्रैटेजी ने पैसा नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, हमें तो पता है अभिषेक सर को पता है लॉन्ग टर्म में देती है, तो अभिषेक सर अब संजय सर की सुनते हैं। चलो, अरे आप अपना भगवान क्यों बदल रहे हो बॉस, क्यों बार बार चेंज कर रहे हो? आप बैक टेस्ट करते हो 10 साल का, और आप मेहनत सिर्फ 2 महीना 3 महीना करना चाहते हो स्ट्रैटेजी पे। आपने 10 साल का बैक टेस्ट किया था ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया आपको, आपने स्टॉप लॉसेस लगा दिए, आपने राइट डिसिप्लिन से कर दिया। तो ये सब चीजें पहले आपको करनी है, आपको एक स्ट्रैटेजी सीखनी है। सेकंड, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज मत सीखो, थोड़ी लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी, थोड़ी लंबी को थोड़ा क्वांटिफाई कर दीजिए, एटलीस्ट एक हफ्ता, एटलीस्ट वीकली तक जो आप होल्ड वीकली करो, तो ठीक है, हाँ, वीकली वाली स्ट्रैटेजी। और ये इसमें आप सिर्फ ऑप्शन बोल रहे हो या इवन फॉर कैश प्लेयर्स? कैश प्लेयर्स ऑल्सो, एनी बट। देखिए इंट्राडे, अभी एक और रिपोर्ट निकली थी इंट्राडे की, आपको पता है, जिसमें बता 52-55 हजार करोड़ का लॉस, 60,000। अब आपको पता है बीएमसी जो देश की सबसे बड़ी क्या कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका एनुअलाइज बजट 35,000 करोड़ है।
यानी आप 2 साल का, ऑलमोस्ट 2 साल का बीएमसी का बजट तो हमारे यहाँ नुकसान कर रहे हैं लोग मस्ती में, और वहाँ 2 बार बॉम्बे मैनेज हो जाए उतना बार 2 साल के लिए। तो आप ये सब है ना, ये सब मैथ आपको समझना चाहिए। द विंड इज अगेंस्ट यू, द सिस्टम इज अगेंस्ट यू, द टैक्सेस आर अगेंस्ट यू, द मार्केट इज अगेंस्ट यू। द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज हार्डली 5 to 10%। तो आप जब लंबी अवधि के लिए खेलते हो वो विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। सेकंड, आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होते हैं, जो मैंने किरोला का आपको एग्जांपल दिया दिनेश का, कि वो इंट्राडे कर, देखो यार वो अलग आदमी है, वो पिछले 3-4 साल से लगा हुआ है, उसको आता है गेम खेलना। अभी वो कल उसने वीडियो डाली रक्षाबंधन की कि भाई मैंने बना लिए 1.5 लाख रुपए। आप नहीं बना सकते, आपका कुछ लॉस हो गया ना 1-2 लाख का, आप तो निकल जाओगे, वो बन जाओगे, देवदास बन जाओगे। तो ये पहले रेजिलियंस बिल्ड करना। अच्छा, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। सेकंड है, अगर आपका कैपिटल 2.5 लाख से नीचे है तो प्लीज इस मार्केट को देखो भी मत। SIP कर लो। हाँ, एसआईपी करो ना आराम से, हम कमा रहे हैं, आप भी कमाओ एसआईपी के माध्यम से। क्यों पैसे क्योंकि कमाने आपने भी आपको? बताया कि आपने 30,000 महीने से ही तो चालू करा था, बिल्कुल, जो आपने स्मॉल बिल्कुल। कैप फंड का बताया, बिल्कुल। शुरुआत तो वहीं से थी। 30,000 से हुई। तो एंड ऑफ द डे आपको अगर कोई भी ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी करनी है, इंट्राडे मत करो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको बैक टेस्ट करो, उसको बहुत देर तक पेपर ट्रेड करो, उसके बाद स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखो। कैपिटल आपका मिनिमम 2.5 लाख होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब आप दुकान बढ़ा के चले जाओगे। यानी आपने सोचा भी 2.5 लाख का कैपिटल डाला था, जिस दिन 50,000 का लॉस हुआ मैं दुकान बढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा। मतलब दुकान बढ़ाऊंगा, मारवाड़ी टर्म आप जानते हो कि दुकान बंद करूंगा और बाय बाय हो जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको ओवर ट्रेडिंग करो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का एक बायस होता है जिसमें रिसर्च करी गई है कि आपका जो ओवर ट्रेड करता है उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 गुना होते हैं, उसके रिटर्न्स 4% कम होते हैं। ये एक रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा हूं। सो संजय भाई, ये तो आपने बहुत तगड़ा समझाया। मन तो नहीं है बिल्कुल इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने का, और लोग पार्ट 2 कमेंट्स में लिख देना अगर आपको जल्द से जल्द संजय भाई के साथ पार्ट 2 चाहिए हमारे साथ। पर मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं इसको 2 पार्ट में पूछ रहा हूँ ताकि आप आराम से ये करो। एक रिटेल को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आज के समय पे एक वर्ड से होती है, IPO। जिसको देखो हर देखो सर ये IPO है, वो IPO अप्लाई कर दें, ये कर दें, वो कर दें। फिर वेबसाइट्स होती है, उधर जाके ग्रे मार्केट का क्या चल रहा है वो जाके देखें। तो मेरा 2 सिंपल से सवाल है। पहला, क्या IPO में सही में लोगों को अप्लाई करना चाहिए? दूसरा, एक जो बर्निंग टॉपिक रिलेटेड टू IPO है, दैट इज SME IPOs। वो बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। मेरे को ये पता करना है ये SME IPO का माजरा क्या है। दीज आर द 2। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ये बहुत प्यारे दोनों क्वेश्चंस और मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मैं बहुत सारे बिजनेसेस को, SMEs को कंसल्ट करता हूँ। ये मेरा एक्चुअली मेन काम तो वो है। ये तो मैं लोगों को थोड़ा एजुकेशन देना चाहता हूँ ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो देखिए, IPO में मैं हमेशा एक थीसिस रखती है मेरी कि जो अच्छा होगा वो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा। सही बात है, ठीक है। पेटीएम सबको मिला था। हाय राम। मेरे फादर ने भी डाल दिया था और उनको भी लग गया था। तो यस, और वो क्या है कि डाउनसाइड पे सबके इमोशंस क्या था, मेंटल फ्रीज लग जाता है। तो 2150 पे मिला, वो 1900 पे खुला या 1800 पे खुला, फिर वो 1500 हुआ, तो आज वो 500 रुपए वाले भी पापा के पास पड़े। दो ही कैन अफोर्ड दैट लॉस, आई एम श्योर, बट स्टिल वो पेन तो होता है। तो जो अच्छा है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो अच्छा नहीं। ये IPO की कथा है। तो मुझे लगता है ये विनेबल वॉर नहीं है। तो अगर आप चाहते हो, आपको थोड़ा मस्ती है तो आप डाल दो, बट आप इसको एक विनेबल वॉर की तरह मत देखो। ठीक है, अभी जैसे ओला इलेक्ट्रिक में था, ओला इलेक्ट्रिक में आया IPO, 2 फंडामेंटल्स बहुत ही पुअर हैं, एक्सट्रीमली पुअर हैं, बट फिर भी वो मार गया। ये इमोशंस हैं, मार्केट में मैनेज करना जानते हैं लोग चीज़ों को। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी मर्जी है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट थीसिस हमेशा यही रहने वाली है। मोटा मोटी, बिकॉज यू आर स्ट्रेट, आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन नहीं है। आपको 30,000 के स्टॉक मिले, आप 30,000 के स्टॉक मिलेंगे, आप 2 लाख लगाओगे 30,000 के मिलेंगे, और आपको मुश्किल से 40,000 होगा। मैं वही सोचता हूँ कि मेरा अमाउंट उधर ब्लॉक होने से बेटर है, मैं कुछ SIP कर लूं, उससे ज्यादा बेटर है, रिटर्न तो बनेंगे टोटल। तो ठीक है, पहला पार्ट तो क्लियर है। अच्छा, SME IPO हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बोथ फॉर द इन्वेस्टर एंड फॉर द कंपनी। मैं इसका सिंपल एग्जाम्पल, आज SME का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है, मैं तो काम करता हूं उनके साथ। SME का सबसे बड़ा स्ट्रगल है, ना उनको प्रोजेक्ट कैपिटल मिलता है, ना उनको वर्किंग कैपिटल मिलता है। बैंक भी ना, ये घी में घी डालो वाला सिस्टम है। बैंक भी उसी को पैसा देता है जिसको पैसे की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो बैंक के पास जब आप एक SME जाता है तो वो बोलता है यार मेरे को थोड़ा सा 10 करोड़ का लोन चाहिए, बोले पहले प्रॉपर्टी ला। बोलते कहाँ से प्रॉपर्टी बनाऊं यार, मैं धंधा बनाऊं या प्रॉपर्टी बनाऊं? तो उसके पास विकल्प नहीं होते, आज उसको कैपिटल चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या SME को एस्टैब्लिश होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो ब्याज नहीं दे पा रहा है, ये दे रहा है, तो डिफॉल्ट्स होते हैं। तो आज एक SME को अगर कैपिटल मिलता है तो SME में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी है। रिलायंस 20 लाख करोड़ का हो चुका है,
वो 200 लाख करोड़ का होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पर अगर 200-300 करोड़ की कंपनी है, वो 3000 करोड़ की हो सकती है अगले 4 से 5 साल में। तो निवेशक के एंगल से भी ये बहुत अच्छा है और कंपनी के एंगल से भी बहुत अच्छा है कि कंपनी को कैपिटल मिल जाता है जो इंटरेस्ट फ्री है, लायबिलिटी फ्री है और वो ग्रोथ कैपिटल है, उससे वो ग्रोथ लेके आ सकता है। तो आज उसकी अर्निंग समझो 2 करोड़ है साल की, पर वो 3 साल के अंदर उसको 10 करोड़ तक लेके जा सकता है। तो जो निवेशक है उसको भी प्राइस टू अर्निंग्स का और ये सब चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज उसने कम पैसे में एंटर किया होगा। तो आई थिंक एसएमई आईपीओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बोथ द इकोसिस्टम्स। सेकंड है, देखिए जहां भी क्या होता है कैपिटल फ्लो होता है ना, वहां पे स्कैम्स के चांसेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, और वैसे भी एसएमईज को थोड़ी छूट दी गई है। जैसे हर नॉर्मल कंपनी को 3 महीने में रिपोर्ट करना होता है, एसएमईज को 6 महीने में रिपोर्ट करना होता है। उनके कंप्लायंसेस थोड़े से कम हैं एज कंपेयर टू मेजर कंपनीज। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा मिल जाते हैं चांसेस जहाँ पे थोड़ा स्कैम हो रहा होता है, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है। मैं जानता हूँ क्या स्कैम्स होते हैं वहाँ पे। मैनेज्ड आईपीओ होता है जिसमें प्रमोटर खुद ही अपना पैसा घुमा के डाल, बहुत कुछ होता है, ठीक है। मतलब लेट्स नॉट ओपन एवरीथिंग हियर, बट हाँ ये बहुत सारी चीजें होती भी होती हैं। पर क्या है देखिए कि वो मेरा डोमेन है, मैं पॉडकास्ट में बोलूंगा, छोड़ देता हूं मैं। तो ये सब चीजें हो रही है, बट इट्स ओके। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप अगर एक कंपनी को थोड़ा सा स्टडी कर लें, देख लें कि वो कैसा काम कर रही है। जैसे मेरे को याद है पीछे एक कंपनी आई थी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, एस्थेटिक इंजीनियर्स करके 2-3 दिन पहले लिस्ट हुई, तो इट इज डन फेयरली वेल। इट्स अ कंपनी विच इज डूइंग 40 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो अगर ऐसी कंपनीज आती है मार्केट में तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। निवेशक आज 80-100 करोड़ की वैल्यूएशन पे घुसेगा और हो सकता है वो कल को जाके 1000 करोड़ की कंपनी बनेगी, 2000 करोड़ की कंपनी बनेगी। अभी मैंने जो बताया, मैं जिनके साथ गया था उनकी भी कंपनी ऐसे ही एसएमई में आके 15 गुना 16 गुना हो गई। उन्होंने प्रॉफिट्स भी बढ़ाए, उनके पहले प्रॉफिट्स 10 करोड़ थे, अब 60 करोड़ हो गए। तो उन्होंने भी मेहनत करी और मार्केट ने भी उसको रिवॉर्ड किया। सेकंड है कि एसएमई के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो जाता है, एक पिच प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे कहते हैं ना वो नेट प्रैक्टिस, कि आप एसएमई में आओ तो आपको कंप्लायंस आना सीखता है, आप राइट टाइम पे बेसिस अपनी रिपोर्ट्स बनाना सीख जाते हो। और जब तक आप 3 साल बाद ग्रो करके मेन बोर्ड में जाते हो तब तक आप सीख चुके होते हो कि आपको कंप्लायंसेस कैसे करने हैं, इन्वेस्टर को कैसे डील करना है, रिपोर्ट्स कैसे इशू करनी है, तब तक आप सीख जाते हो। तो आप सीखोगे तो जब आप मेन बोर्ड में जाओगे तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ये एक इकोसिस्टम के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ, देखिए इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एसएमईज। आज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड 1.5 या 2.25 लाख स्टार्टअप्स हैं, पर हमारे रजिस्टर्ड एसएमईज इंडिया में 6.5 करोड़ है। 1.5 लाख वर्सेस 6.5 करोड़। तो यानी इज अ कंट्रीज ऑफ एसएमईज। अच्छा, जॉब कौन देता है? स्टार्टअप्स तो आके जॉब खाने की बातें करते हैं। सर हम ऐसा प्रोडक्ट ले आए कि आपकी मैन पावर जो आज 40 की लग रही है सिर्फ 4 की लगेगी। वो तो जॉब खा रहे हैं, वो तो सॉफ्टवेयर ला के जॉब खा रहे हैं। ये एसएमई वाला बोले यार पोहे की फैक्ट्री डालनी है, मेरे को 6 लेबर चाहिए, मेरे को जूते स्टिचिंग की फैक्ट्री डालनी है, मेरे को 30 लेबर चाहिए। वो बेचारा नीचे जॉब दे रहा है। तो मैं तो उसी आदमी को बढ़ाना चाहता हूँ भाई, वो मेरे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो उसको कैपिटल मिलना चाहिए। अच्छा, लोगों के पास यहाँ पे कैपिटल फंसा हुआ है। वो आपको पता है 50% ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट इज इन रियल एस्टेट, रेस्ट 20-25% इज इन एफडी। तो 75% तो आपका वेस्ट एक तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट है। बाकी गोल्ड है, 26,000 टन का गोल्ड पड़ा हुआ है, अनप्रोडक्टिव एसेट है, घूम रहा नहीं है ना, रोज नहीं घूम रहा है। हमें तो कैपिटल का रोटेशन चाहिए। जितना कैपिटल रोटेट करेगा उतना कंट्री आगे बढ़ेगी। यूएस क्यों आगे बढ़ता है? क्योंकि वहाँ कैपिटल रोटेट करता है। तो ये सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से एसएमई आईपीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल गिव स्ट्रेंथ टू आवर एसएमईज। आज हमारे पूरे एक्सपोर्ट्स में 45% एसएमईज का है। तो अगर हमारा वो उनको स्ट्रेंथ मिल गई, उनको कैपिटल मिल गया, वो 2 शिप ज़्यादा भेजेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन वहाँ बढ़ेगा। अरे मेहनती जनता है एसएमईज, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हरामखोर नहीं है। बड़े मेहनती लोग हैं और बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं और एक एस्पिरेशन है उनके मन में कि हम भी 1000 करोड़ की कंपनी बने, हम भी 2000 करोड़ की कंपनी बने। हमारा फर्ज है उनको सपोर्ट करना। आज एक एसएमई आईपीओ, अभिषेक भाई आप भी देख रहे हो, 300 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन, 400 गुना, 500, यानी कैपिटल इज चेजिंग दीज कंपनीज। मांगने जाता है 20 करोड़, मिल जाता है ऑफर 10,000 करोड़ का। That shows the demand. That shows the demand. Because everybody knows कि मैं कंपनी में जब 50 करोड़ की वैल्यूएशन में घुसूंगा तो आई कैन राइड इट टिल 500 करोड़। मैं 10 गुना कर लूंगा अपना पैसा 3-4 साल में। हो सकता है 10 में से 3 कंपनी फ्लॉप हो जाए, 4 कंपनी फ्लॉप हो जाए, बट बची हुई 6 कवर कर जाएंगे बाकी चीज़ के। Wow. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव। सो SME इज द फ्यूचर इन इंडिया गाइज, एंड ये काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हम इस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन को एंड कर रहे हैं। गाइज आपको अगर पसंद आया है वीडियो, लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड संजय भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डिलीवरिंग सच वैल्यूबल इनपुट्स। एंड आई एम प्रीटी श्योर लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया गया। अपने ओपिनियंस ज़रूर, और आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी होंगे, जो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सेकंड पार्ट डिमांड करोगे, जो भी सवाल है आप चाहते हो कि मैं संजय भाई से पूछूं, जो जितने डार्क भी हो सकते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स, आप बिंदास डालिए, क्योंकि संजय भाई के साथ ये वाइब मैच हो गई है कि ये भी बिंदास बोल देते हैं। सो बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ओके।